नमस्कार साथियों, मेरा नाम है निखिल यादव और आप सभी का स्वागत है मेरे इस यूट्यूब चैनल स्मार्ट क्लासेस बाय निखिल। जहां आपको पता है कि मैं पिछली वीडियो में आप सभी को आपके बायोलॉजी का चैप्टर नंबर 5 जो कि जैव प्रक्रम है उसको मैं स्टार्ट किया था। इसके पहले मैंने आप सभी को आपके सारे चारों चैप्टर जो कि रसायन विज्ञान थे उसको मैंने आपको खत्म कर दिया था। तो अगर आपने वो रसायन विज्ञान के सारे चारों चैप्टर को पढ़ा नहीं है तो आप जा करके उसको एक बार देख सकते हैं। और आप मैंने जैव प्रक्रम की शुरुआत पिछली वीडियो में की थी, तो ये आपके जैव प्रक्रम का पार्ट 2 है। तो आइए इस चीज़ को हम एक-एक करके आगे देखते हैं। जैसा कि मैंने आपको बताया था कि जैव प्रक्रम के अंदर आपको 5 टॉपिक पढ़ने होते हैं। पहला पहला होता है आपका पोषण, जिसको मैंने क्या किया था, मैंने आपको कल बता दिया कि किस प्रकार से अ, पौधों के अंदर पोषण होता है, किस प्रकार से अमीबा के अंदर पोषण होता है एवं किस प्रकार से आपको पोषण मैंने समझा दिया था। अगला क्या है? अगला है आपका पाचन, जो कि आज हम आपको बताने वाले हैं। इसके बाद जो आपका अगला टॉपिक था वो है आपका श्वसन, इसके बाद परिवहन और उत्सर्जन के साथ-साथ ये टॉपिक आपका खत्म हो जाएगा। तो पोषण को मैंने कल के पार्ट 1 वाले वीडियो में खत्म कर दिया था। आज हम आपको पाचन से स्टार्ट करने वाले हैं। इससे पहले हम थोड़ा-सा पोषण के बारे में एक बार आपको दोबारा से रिवाइज करवा देना चाहते हैं। तो आइए देखिए पोषण क्या होता है। मैंने कल बताया था कि पोषण होता क्या है? कुछ पोषक तत्वों या खाद्य पदार्थों को ग्रहण करके हम उनका उपयोग ऊर्जा प्राप्त करने, अपनी बॉडी को डेवलपमेंट और स्वास्थ्य के लिए उपयोग करते हैं। इस प्रकार के खाद्य पदार्थों को हम पोषक तत्व और ये जो पूरी प्रक्रिया हुई इसको हम लोग पोषण कहते हैं। अगला मैंने बताया था कि पोषण आपका 2 प्रकार से होता है। पहला स्वपोषी पोषण और दूसरा विषमपोषी पोषण। स्वपोषी पोषण ऐसा पोषण होता है जिसमें क्या करे, कोई भी ऑर्गेनिज्म अपने भोजन को स्वयं से निर्माण करे, कुछ अन्य कार्बनिक पदार्थों का उपयोग करके। और दूसरा विषमपोषी पोषण, ऐसा पोषण जिसके अंदर क्या करे, कोई भी ऑर्गेनिज्म अपने भोजन के लिए किसी दूसरे पर आश्रित हो या फिर किसी दूसरे पर डिपेंड हो। और मैंने बताया था कि स्वपोषी पोषण के अंतर्गत प्रकाश संश्लेषी पोषण और रसायन पोषी पोषण आता है। जहाँ पे प्रकाश संश्लेषी पोषण का मतलब कि ऐसा पोषण जिसमें प्रकाश की उपस्थिति में अपना भोजन बनाया जाए उसको प्रकाश संश्लेषी पोषण, और दूसरा रसायन, किसी भी रसायन का उपयोग करके अपना भोजन बनाया जाए उसको हम लोग रसायन पोषी पोषण कहते हैं। अगला मैंने बताया था कि विषम पोषी पोषण क्या होता है। इसमें कोई भी ऑर्गेनिज्म अपने भोजन के लिए दूसरे पर आश्रित होता है, जिसके अंदर मैंने बताया कि ये 3 प्रकार के होते हैं। पहला प्राणी संभोजी पोषण, दूसरा मृतोपजीवी और तीसरा परजीवी पोषण। अब प्राणी संभोजी पोषण मैंने बताया था कि ऐसा पोषण जिसके अंतर्गत कोई भी ऑर्गेनिज्म अपने जो सॉलिड और लिक्विड खाद्य पदार्थ होते हैं उनको ये ग्रहण करके अपना पोषण करते हैं। अगला मैंने बताया कि मृतोपजीवी में जैसे कि आपको पता है फूफद, कवक, ईस्ट, ये सारी जो भी चीजें हैं ये मरे हुए चीजों से अपना भोजन प्राप्त करते हैं और अपना पोषण करते हैं, तो इसे हम लोग मृतोपजीवी पोषण कहते हैं। अगला मैंने बताया था कि परजीवी पोषण क्या होता है। कोई भी लिविंग ऑर्गेनिज्म अनदर लिविंग ऑर्गेनिज्म पे क्या करे, उनकी हेल्प से अपना भोजन प्राप्त करे और अपना पोषण करे, उसको हम कहते हैं परजीवी पोषण। यहाँ पे मैंने आपको परजीवी पोषण बताया। इसके अलावा मैंने आपको प्रकाश संश्लेषण किस प्रकार से होता है उस चीज को मैंने आपको यहाँ पे बताया था। अगला जो था वो था आपका अमीबा में पोषण इसके बाद मैंने आपको रंध्र या फिर स्टोमेटा के बारे में बताया। और इसके बाद एक और आपका टॉपिक था वो था आपका अमीबा में किस प्रकार से पोषण होता है। जैसा कि आपको दिख रहा कि अमीबा पहले क्या करता है, पहले वो अपने जिस प्रकार का उसका शेप होता है उसके अंदर एक न्यूक्लियस और जीवद्रव्य भरा होता है, और जब उसके पास भोजन आता है तो वो क्या करता है, अपने आकार को चेंज कर लेता है और उसके अंदर जो कूट पदार्थ होता है, मतलब एक तरीके से कह सकते हैं उसका जो पैर होता है उसकी मदद से वो क्या करता है, आगे मूव करके उस भोजन को अपने जीवद्रव्य के अंदर ला देता है, जैसे कि यहाँ पे फिगर में दिख रहा होगा। और इसका फिर ये क्या करता है, अवशोषण करता है, अपना भोजन प्राप्त करता है और फिर इसको बाहर निकाल देता है। ये मैंने आपको अमीबा के बारे में यहाँ पे बताया था। आगे जो था वो था कि जंतुओं तथा मानव में पोषण क्या होता है, इस चीज के बारे में हमें अब एक एक करके पढ़ना था। तो यहाँ पे जंतुओं तथा मानव में पोषण ये चीजें हैं, और आगे आपका जो टॉपिक है वो है मानव पाचन तंत्र, जिसमें हमें क्या करना है, मानव पाचन तंत्र के बारे में अध्ययन करना है। तो आइए इस चीज को हम लोग यहाँ पे ये टॉपिक आपका स्टार्ट करते हैं। जैसा कि यहाँ पे पहला क्या है, पहला ये है कि
मानव के अंदर जो पाचन की शुरुआत होती है वो होती है आपका मुख से। अगला जो है भोजन जो है हमारा वो ग्रसिका के पास जाता है। तीसरा जो होता है वो होता है अमाशय में पाचन किस प्रकार से। और चौथा ग्रहणी और क्षुद्रांत का ग्रहणी और क्षुद्रांत में पाचन किस प्रकार होता है, मतलब आपके छोटी आंत और बड़ी आंत में किस प्रकार से पाचन होता है। इसके बाद बृहदांत और मलाशय, जिसके माध्यम से क्या होता है जो सॉलिड मैटर्स होते हैं वो हमारी बॉडी से बाहर निकल जाते हैं। तो हमें यहाँ पे मानव पाचन तंत्र के बारे में अध्ययन करना है। तो आइए इस चीज को हम क्या करते हैं एक एक करके यहाँ पे देखते हैं। जैसा कि आपको यहाँ पे फिगर में क्या दिख रहा होगा, मानव पाचन तंत्र। इससे पहले ये चीजें क्या है कि हम सबसे पहले जब हम भोजन करते हैं तो भोजन हमारे मुख के माध्यम से जाता है। इसके बाद ये हमारी ग्रसिका में जाता है। इसके बाद ये अमाशय में, ग्रहणी व क्षुद्रांत मतलब छोटी आंत और बड़ी आंत में। इसके बाद ये भोजन बाहर निकल जाता है। तो उस चीज को हमें यहाँ पे देखना है। जैसा कि आपको यहाँ पे फिगर में क्या दिख रहा, ये फिगर आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। ये आपके एग्जाम में 6 मार्क्स में आता है कि मानव के पाचन तंत्र का सचित्र वर्णन कीजिए। तो आप इस चीज को याद रखिएगा कि ये आपके लिए क्या है, इंपॉर्टेंट है। तो आइए यही चीज हम इस फिगर में, आपको वो फिगर सामने दिख रहा होगा और उसी फिगर को मैंने यहाँ पे हाथ से कुछ बना दिया है। और उम्मीद करता हूँ कि आप जो है इस फिगर को थोड़ा इससे और बेटर बनाएंगे। तो आइए इसकी हम शुरुआत करते हैं कि किस प्रकार से मानव के अंदर पाचन होता है। जैसा कि आपको यहाँ पे क्या दिख रहा, मुख। अब आपको पता है कि हमारे मुख, भोजन का जो पाचन है वो हमारे मुख से शुरुआत होता है। जब हम भोजन को क्या करते हैं, हम भोजन को जब ग्रहण करते हैं तो अपने मुख के द्वारा वो अंदर जाता है, जहां पे हमारे मुख के अंदर दांत होते हैं। अब आपको यहाँ पे दांत का जो अगला टॉपिक है वो मैं पढ़ाऊंगा। तो पहले अभी यहाँ इतना ही याद रखिएगा कि जैसे हम लोग क्या करते हैं, भोजन को ग्रहण करते हैं तो अपनी दांतों के द्वारा जब हम उसको क्या करते हैं, चबाते हैं या फिर उसको छोटे छोटे फॉर्म में तोड़ देते हैं। तो उस, या फिर इस तरीके से कह सकते हैं कि जब हम उसको अपने दांतों को द्वारा चबाते हैं और उसमें लार मिल जाती है, लार जो कि जीभ के ऊपर पाई जाती है, और उसके साथ ही एक और पदार्थ पाया जाता है वो होता है आपका लार या फिर टाइलिन। तो सबसे पहले मैं आपको यहाँ पे एक एक करके समझाता हूँ कि क्या होता है और किस प्रकार से मानव के अंदर भोजन का पाचन होता है। सबसे पहले भोजन जो है हमारा वो हमारे मुख के द्वारा हमारे अंदर प्रवेश करता है। यहाँ पे ये दांतों के द्वारा, ये आपका दांतों से इसे चबाने की प्रोसेस होती है। और इसमें क्या होता है, ये आगे आपका किस चीज से, लार या फिर इसी के साथ एक और होता है टाइलिन, इसमें ये क्या होता है, मिल जाता है। मतलब कि क्या हुआ यहाँ पे, सबसे पहले भोजन हमारे मुख के माध्यम से हमारे अंदर गया, जहां पे दांतों से हमने भोजन को चबाया, जहां पे हमारे मुख के अंदर लार और टाइलिन नाम के पदार्थ होते हैं जो कि हमारे भोजन के साथ मिल जाते हैं। और दांत हमारे जब भोजन को छोटे छोटे टुकड़ों में तोड़ देता है और ये लार और टाइलिन उसमें मिल जाते हैं, तो हम ये कहते हैं कि इसमें क्या हुआ, ये भोजन का, इसको कह सकते हैं कि ये भोजन की लुगदी बन गई, या फिर इसी को हम कहते हैं काइम। इस चीज को हम कहेंगे काइम, या फिर इसी को कहते हैं भोजन का लुगदी बनना। ये आपका क्या हुआ कि जब भोजन हमारे मुख में गया, दांतों से चबाया गया और वो छोटे छोटे फॉर्म में टूट गया, और जब उसमें लार और टाइलिन मिल जाते हैं तो उसको हम कहते हैं ये भोजन का काइम बन गया, या फिर भोजन जो है काइम के रूप में परिवर्तित हो गया, या फिर भोजन का लुगदी बन गया। तो यहाँ पे हम ये चीजें देखते हैं। इसके बाद जो हमारा भोजन है वो कहाँ जाता है, इसके बाद हमारा भोजन यहाँ मुख से दांत के थ्रू फिर क्या होता है, ये ग्रसनी के अंदर जाता है। अब आपको यहाँ पे समझना होगा कि ग्रसनी होती क्या है। तो यहाँ पे मैं आगे लिखता हूँ कि ये जब मिल लुगदी बन जाता है तो इसके बाद हमारा भोजन किस प्रकार से आगे बढ़ता है, तो वो आपका ग्रसनी के माध्यम से अंदर जाता है। अब यहाँ पे मैं आपको ग्रसनी के बारे में थोड़ा कुछ जानकारी देना चाहता हूँ। जैसे कि आपको पता है कि जब हम भोजन ग्रहण करते हैं, जब हम भोजन ग्रहण करते हैं तो
आपको पता है कि भोजन तो हम ग्रहण करते हैं, साथ में हम ऑक्सीजन या फिर हम कह सकते हैं कि हम सांस को भी लेते हैं, मतलब कि हम श्वसन करते हैं। तो क्या ये एक ही हमारे मुख के अंदर एक ही पाइप होती है जिसकी मदद से ये जाता है, या फिर इसके लिए कोई अलग अलग पाइप होती है या फिर अलग अलग संरचना बनी होती है पाइप के समान, जिससे भोजन अलग पाइप से और दूसरा श्वसन अलग पाइप से हमारी बॉडी के अंदर एंटर करता है। तो इसके लिए दो अलग अलग पाइपें हमारे मुख के अंदर बनी होती है, जिसमें से एक होती है श्वास नली और दूसरा होता है भोजन नली। तो ये जा करके आपका इसी ग्रसनी में खुलता है, मतलब ग्रसनी एक ऐसी जगह है जहां पे भोजन नली और श्वास नली दोनों खुली होती हैं। और क्या चीज होता है, जिस प्रकार से हम क्या करेंगे, जब भोजन जाएगा तो उस टाइम श्वास नली आपकी कुछ बंद तरीके से हो जाती है, और दूसरा क्या, जब आपका भोजन नहीं सांस जाएगा तो आपका भोजन नली किस प्रकार से बंद हो जाएगा। तो वो चीजें कहाँ पे होती है, वो आपका ग्रसनी में होती है। तो ग्रसनी आपको समझ में आया होगा, ग्रसनी एक ऐसी जगह होती है जहां पे भोजन नली और श्वास नली दोनों एक ही जगह पे होती है। तो यहाँ पे मैं थोड़ा सा ग्रसनी के बारे में साइड में लिख देता हूं कि ऐसी जगह जहां पे श्वसन नली एवं भोजन नली दोनों उपस्थित होती हैं, दोनों उपस्थित हों। तो ये चीजें ग्रसनी के बारे में है। जिस प्रकार से मान लीजिए आपके पास ऐसा कोई दो बॉटल होगा, जिसमें मान लीजिए ये आपका भोजन नली और दूसरा आपका श्वास नली है। तो क्या होगा, जब आपका भोजन जाएगा तो श्वास नली कुछ बंद तरीके से हो जाएगा, और जो जब श्वास नली जाएगी तो भोजन, तो आपको ये चीजें कहाँ देखने को मिलेगी, ये आपका ग्रसनी में मिलेगा। तो जब लार और टाइलिन हमारे भोजन में छोटे छोटे फॉर्म में जब एक दूसरे के साथ मिक्स हो जाते हैं, तो उस भोजन को हम कहते हैं ये काइम है, या फिर भोजन का जो है लुगदी के रूप में परिवर्तन हो गया, और ये भोजन कहाँ चला गया, ये हमारा ग्रसनी में चला गया। इसके बाद ये भोजन जो है वो हमारे भोजन नली के द्वारा हमारी बॉडी में आगे बढ़ता है। तो क्या होता है, यहाँ पे आप देख रहे होंगे कि ये जैसे भोजन क्या हुआ हमारा मुख के बाद ग्रसनी तक पहुंच गया। इसके बाद आपको ये एक पाइप जैसी संरचना दिख रही होगी, जो कि ग्रसनी और ये नीचे आपका अमाशय को एक दूसरे के साथ जोड़ रहा। इस पाइप को हम कहते हैं, इस नली को हम कहते हैं ग्रास नली। तो भोजन क्या करता है, भोजन हमारे ग्रसनी के बाद कहाँ जाता है, वो हमारे ग्रास नली में जाता है। तो अगला जो आपका स्टेप है वो कौन सा है, कि भोजन हमारा यहाँ ग्रसनी के बाद कहाँ जाएगा, ये आपका जाएगा ग्रास नली में। अब एक चीज और आपको यहाँ पे ध्यान रखनी है कि जब भोजन हमारा ग्रास नली के बाद क्या हो, ये हमारा भोजन यहाँ पे ग्रसनी के बाद ग्रास नली में जाता है, तो ऐसा नहीं है कि ये भोजन हमारा डायरेक्ट ग्रास नली से हमारे अमाशय में पहुंच जाए। इसके अंदर एक गति होती है जिसको हम लोग कहते हैं क्रमाकुंचन गति। तो आपको याद रखना है कि ग्रास नली के अंदर कौन सी गति होती है, वो होती है आपकी क्रमाकुंचन गति। जिसमें क्या होता है, अब क्रमाकुंचन गति क्या होती है, एक ऐसी गति होती है जिसमें भोजन क्या होता है, धीरे धीरे हमारे ग्रसनी के बाद ग्रास नली में होते हुए अमाशय में पहुंचती है। तो आप एक चीज यहाँ पे याद रखिएगा कि ग्रास नली के अंदर क्या होता है, ग्रास नली के अंदर भोजन धीरे धीरे आगे बढ़ता है, जिसको हम लोग कहते हैं क्रमाकुंचन गति। तो यहाँ पे मैं लिख देता हूं, क्या होता है, ग्रास नली के अंदर क्रमाकुंचन गति। अब ये गति होती क्या है, मतलब भोजन का धीरे धीरे आगे बढ़ना। तो आपको समझ में आया होगा कि क्रमाकुंचन गति किसे कहते हैं, जब भोजन हमारे ग्रसनी के बाद
ग्रास नली में पहुंचता है तो वो धीरे धीरे गति करके ग्रास नली के बाद वो अमाशय तक पहुंचता है। तो इसमें जो गति होती है उसको हम लोग कहते हैं क्रमाकुंचन गति। इसके बाद ये भोजन हमारा जो है वो हमारे अमाशय में पहुंच जाता है। कहाँ? ये आपका अमाशय दिख रहा होगा। तो भोजन हमारा ग्रास नली के बाद कहाँ पहुंचा? अमाशय में। तो उस चीज को हम यहाँ पे लिख लेते हैं कि भोजन हमारा ग्रास नली के बाद कहाँ पहुंचा? अमाशय में। अमाशय, ये हो गया हमारा अमाशय। अब आपको यहाँ पे एक चीज याद रखनी है कि इस अमाशय के अंदर एक रस पाया जाता है, या फिर कह सकते हैं कि इसी के अंदर एक ग्रंथि पाई जाती है जिसको हम लोग बोलते हैं जठर ग्रंथि, जो कि इसके दीवालों पर लगी होती है। तो यहाँ पे क्या पाया जाएगा? यहाँ पे आपकी पाई जाती है जठर ग्रंथि। ये होती है आपकी जठर ग्रंथि। तो पहला काम, भोजन हमारे मुख के बाद ग्रसनी में गया, ग्रसनी के बाद ये भोजन ग्रास नली के अंदर, और इसके बाद ये भोजन हमारा एंटर करता है हमारे अमाशय में, जहां पर क्या पाई जाती है? एक जठर ग्रंथि पाई जाती है। अब ये जठर ग्रंथि करती क्या है? एक प्रकार के लिक्विड या फिर कह सकते हैं तरल पदार्थ को बाहर निकालती है, जिसको हम लोग बोलते हैं जठर रस। तो पहले इस चीज को लिख लेते हैं, फिर हम आगे देखते हैं कि इस जठर रस के अंदर क्या क्या होता है। तो यहाँ पे क्या पाया जाता है? इसके अंदर हमारी पाई जाती है जठर ग्रंथि। लिख लेते हैं यहाँ पे जठर ग्रंथि। अब इस जठर ग्रंथि से क्या निकलता है? इस जठर ग्रंथि से हमारा निकलता है जठर रस। तो आप याद रखिएगा, इससे क्या निकलता है? इससे हमारा निकलता है, इस चीज से, एक मिनट, इससे हमारा क्या निकलता है? इससे निकलता है हमारा जठर रस। तो आपको यहाँ पे याद रखना है कि अमाशय के अंदर एक प्रकार की ग्रंथि पाई जाती है, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं? इसको हम बोलते हैं जठर ग्रंथि, और इसके अंदर जठर रस पाया जाता है। अब जठर रस जो होता है उसके अंदर भी कई ऐसी चीजें पाई जाती हैं जो कि क्या होता है? हमारे भोजन को पचाने, हमारे भोजन को सड़ने से बचाने, इन सारी चीजों में हमारी क्या करती है? हमारी हेल्प करती है। तो अब हम यहाँ पे देखते हैं कि ये क्या क्या इसमें मिलता है। तो इसमें याद रखिएगा कि एक इसमें पदार्थ पाया जाता है जिसको हम लोग बोलते हैं श्लेष्म पदार्थ। अब बताता हूँ कि श्लेष्म पदार्थ क्या होता है। इसके अलावा इसमें आपका 90% जल पाया जाता है। इसके अलावा इसमें HCl और कुछ एंजाइम पाए जाएंगे। यहाँ पे एंजाइम, और एंजाइम के अंदर भी आपको याद रख लेना है इसके अंदर कौन सा एंजाइम पाया जाएगा। तो वो होगा पेप्सिन, जो क्या करता है? प्रोटीन को तोड़ने का काम करता है। तो आपको क्या याद रखना है कि इसके अंदर एक एंजाइम पाया जाता है जो कि कौन सा होता है? पेप्सिन। पेप्सिन, तो ये हो गया आपका पेप्सिन। तो अब एक एक करके इस चीज को हम समझते हैं। देखिए ध्यान से, क्या हुआ? भोजन हमारे ग्रास नली में क्रमाकुंचन गति के बाद धीरे धीरे जब आगे बढ़ता है और अमाशय में पहुंचता है, तो यहाँ पे एक प्रकार की ग्रंथि पाई जाती है जिसको हम लोग बोलते हैं जठर ग्रंथि। जठर ग्रंथि से क्या होता है? जठर ग्रंथि से हमारे कुछ जठर रस निकलता है। अब जठर रस के अंदर क्या क्या पाया जाता है? उसके अंदर एक श्लेष्म पाया जाता है, दूसरा 90% वाटर पाया जाएगा। इसके अलावा यहाँ पे आपको हाइड्रोक्लोरिक एसिड, और अगला जो है वो है एंजाइम, मतलब कि पेप्सिन। यहाँ पे जो एंजाइम होता है वो होता है पेप्सिन, जो कि आपको प्रोटीन को तोड़ने में हेल्पफुल होता है। तो अब यहाँ पे आप एक चीज देखिएगा कि ये श्लेष्म होता क्या है। श्लेष्म एक प्रकार का चिपचिपा पदार्थ होता है, जो कि ये क्या होता है? चिपचिपा पदार्थ। एक प्रकार का चिपचिपा पदार्थ होता है जो कि भोजन में पूरी तरीके से मिल जाता है। इसी का एक और नाम है जिसको हम कहते हैं म्यूकस। म्यूकस। तो देखिए यहाँ पे श्लेष्म में क्या होता है? एक प्रकार का चिपचिपा पदार्थ होता है जो कि अमाशय की दीवारों पर पाया जाता है। कहाँ पे? देखिएगा ध्यान से,
ये जो अमाशय दिख रहा, यहाँ पे ये इसकी दीवारें हैं, यहाँ पे क्या पाया जाएगा आपका श्लेष्म। इसके बाद अगला है कि 90% क्या पाया जाएगा जल, और इसके अलावा हाइड्रोक्लोरिक एसिड। अब ये हाइड्रोक्लोरिक एसिड क्या करता है, ये हाइड्रोक्लोरिक एसिड हमारे अमाशय में भोजन को सड़ने से बचाता है। अगला है एंजाइम। एंजाइम क्या करता है, एंजाइम हमारे भोजन को, हमारे भोजन में जो भी प्रोटीन होता है उसको ये तोड़ने का काम करता है। तो यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा कि ग्रास नली के बाद ये भोजन हमारा कहाँ गया, अमाशय में गया। और एक चीज और आपको याद रखना है कि अमाशय का जो शेप होता है, इसका जो आकार होता है वो कैसा होता है, इसका आकार जी, आपने जी अल्फाबेट में जी पढ़ा होगा उसके आकार का होता है। तो आपको इसको यहाँ पे याद रखना है कि ये आपका जे टाइप का होता है। आगे ये भोजन अमाशय से होते हुए ग्रहणी के माध्यम से, जैसा कि आपको यहाँ पे ये ग्रहणी दिख रही होगी, क्या होता है, ये भोजन हमारी छोटी आंत में एंटर कर जाता है। और छोटी आंत को हम लोग क्या कहते हैं, क्षुद्रांत कहते हैं। इससे पहले आपको एक और चीज याद रखनी है कि जो ग्रहणी है उसका जो आकार होता है वो कैसा होता है, सी के आकार का होता है। मतलब जो सी हमने अल्फाबेट में पढ़ा है उस टाइप का इसका आकार होगा। तो ये चीजें आपको यहाँ पे याद रखनी है। अगला है कि ये हम अब यहाँ पे लिख लेते हैं पहले कि किस अमाशय के बाद ये भोजन हमारा कहाँ पहुंचता है। तो अमाशय के बाद ये भोजन हमारा कहाँ जाएगा, ग्रहणी में। तो ये हो गया आपका ग्रहणी। ये हो गया आपका ग्रहणी। इसके बाद ये भोजन हमारा कहाँ जाएगा, ये हमारा भोजन जाएगा छोटी आंत, क्या बोलते हैं इसको, ये हो गया आपका छोटी आंत, या फिर इसी को हम लोग बोलते हैं क्षुद्रांत। इसी चीज को हम लोग बोलेंगे क्षुद्रांत। अब ये हमारा भोजन क्या करता है, जैसे ही छोटी आंत में यहाँ पे एंटर करता है, ये यहाँ पे छोटी आंत को हम लोग छोटी आंत क्यों कहते हैं और बड़ी आंत को बड़ी आंत क्यों कहते हैं। एक चीज याद रखिएगा कि छोटी आंत जो होती है उसकी जो लेंथ होती है वो क्या होता है, वो बड़ी आंत से ज्यादा होती है। जैसा कि यहाँ पे आपको मैं बताना चाहूंगा कि जो छोटी आंत होती है उसकी जो लंबाई होती है वो होती है 6.5 मीटर, जबकि बड़ी आंत की जो लंबाई होती है वो आपका 1.5 मीटर होता है। लेकिन इसको छोटी क्यों कहते हैं, इसको बड़ी क्यों कहते हैं, क्योंकि आपको एक चीज याद रखनी है कि छोटी आंत का जो डायमीटर होता है, उसका जो व्यास होता है वो काफी कम होता है। इसका मतलब वो काफी पतली होती है, इसीलिए उसको छोटी आंत। और दूसरा, बड़ी आंत का जो डायमीटर होता है, जो उसका व्यास होता है वो काफी ज्यादा होता है, इसीलिए ये छोटी लेंथ में छोटी होते हुए भी इसको हम लोग बड़ी आंत कहते हैं, जबकि ये लेंथ में बड़ी होते हुए भी इसको हम लोग छोटी आंत कहते हैं। तो ये भोजन हमारा कहाँ जाता है, ये हमारा भोजन छोटी आंत में जाता है। और एक चीज आपको याद रखना है नोट करके कि भोजन का सबसे ज्यादा जो पाचन होता है वो छोटी आंत और दूसरा ग्रहणी में होता है। यहाँ पे आपको दिख रहा होगा कि ग्रहणी के बाद ये भोजन कहाँ गया, हमारा छोटी आंत में गया। आगे इसके बाद ये भोजन हमारा क्या करता है, बड़ी आंत में पहुंच जाता है। अब एक चीज आपको यहाँ पे क्या याद रखनी है कि भोजन का जो पाचन होता है वो बड़ी आंत के अंदर नहीं होता। तो होता क्या है यहाँ पे इसके क्या होता है, इसकी दीवालों पे छोटे छोटे बालों जैसी संरचनाएं पाई जाती हैं। जैसे इसकी दीवालों पे छोटी छोटी कुछ इस तरीके से बालों जैसी संरचनाएं पाई जाती हैं। अब ये करते क्या है, ये कुछ इस प्रकार से काम करते हैं कि भोजन के अंदर, अब तो वो बिल्कुल छोटे छोटे फॉर्म में टूट गया है, तो भोजन के अंदर जो भी जल होता है उसको ये एब्जॉर्ब कर लेता है। मतलब जो वाटर होता है उसको एब्जॉर्ब करके अपने अंदर रख लेता है। और जो भी हमारे जो बचा हुआ कठोर भाग होगा, जैसे भोजन के अंदर क्या होगा, सॉलिड मटेरियल, इसके अलावा उसमें कुछ पानी मिले हुए थे या फिर कुछ कह सकते हैं लिक्विड मिला था। अब वो क्या करेगा, बड़ी आंत के अंदर वो लिक्विड हमारा एब्जॉर्ब हो जाएगा, मतलब अवशोषित हो जाएगा। तो जो सॉलिड मटेरियल बचेगा वो इस बड़ी आंत की मदद से होता हुआ यहाँ मलाशय और फिर हमारी बॉडी से एज अ वेस्ट मटेरियल की तरह से वो बाहर निकल जाता है। तो इस प्रकार से मनुष्य के अंदर भोजन का पाचन होता है। एक बार मैं फिर से क्या करूंगा, सबसे पहले यहाँ पे मैं आपको इसके माध्यम से बताऊंगा। मैंने यहाँ पे
मनुष्य के पाचन तंत्र, जो पाचन तंत्र होता है उसको मैंने एज स्लाइड के फॉर्म में इसीलिए नहीं लिख के लाया, क्योंकि अगर आपको इस तरीके से बनाना आ गया तो आप बिना आंसर रटे हुए यहाँ पे मनुष्य के पाचन तंत्र का आंसर लिख सकते हैं, जो कि आपके एग्जाम में 6 मार्क्स का आता है। तो आपको उसको रटने की जरूरत नहीं है, आपको ये फिगर केवल बनाना आना चाहिए और ये चीजें आपको आनी चाहिए, जिससे क्या होगा, ये आंसर आपका इजीली लिख दिया जाएगा। तो स्टार्ट करते हैं किस तरीके से इसका आंसर लिखना है। सबसे पहले क्या होता है, भोजन को हम अपने, अब लिखेंगे कैसे वो मैं आपको बता रहा। सबसे पहले हम क्या करते हैं, भोजन को अपने मुख के द्वारा अपने बॉडी के अंदर प्रवेश करवाते हैं, जहां पे हमारे भोजन को दांतों के द्वारा चबाया जाता है और जीभ के ऊपर, जीभ में या फिर लार में उपस्थित टाइलिन नाम का जो पदार्थ होता है, जो द्रवित पदार्थ होता है, वो भोजन, जो हमारा भोजन दांतों से छोटे छोटे टुकड़े के फॉर्म में टूट गया था, उसमें वो क्या होता है, मिक्स हो जाता है। और इस चीज को हम कहते हैं, ये है काइम, या फिर इसको हम कहते हैं भोजन का लुगदी बन जाना। इसके बाद भोजन हमारा क्या करता है, हमारा भोजन ग्रसनी के अंदर प्रवेश करता है। अब यहाँ पे लिखेंगे आपकी, ये भोजन हमारा ग्रसनी के अंदर प्रवेश करता है, और ग्रसनी एक ऐसी जगह होती है जहां पे हमारी श्वास नली और भोजन नली एक ही जगह पे उपस्थित होती है। इसके बाद भोजन हमारा ग्रास नली के माध्यम से, भोजन हमारा ग्रसनी के बाद ग्रास नली में जाता है, और ग्रास नली के अंदर एक प्रकार की गति होती है जिसको हम लोग क्रमाकुंचन गति कहते हैं। और इसमें क्या होता है, क्रमाकुंचन गति के माध्यम से हमारा भोजन धीरे धीरे आगे बढ़ते हुए अमाशय में प्रवेश करता है। तो आपको यहाँ तक ये आंसर हो गया। इसके बाद हम क्या लिखेंगे कि जब हमारा भोजन अमाशय के अंदर पहुंच जाता है तो उसके अंदर एक ग्रंथि पाई जाती है, जिसको हम लोग क्या कहते हैं, हम लोग जठर ग्रंथि कहते हैं। अब इस जठर ग्रंथि से क्या होता है, इस जठर ग्रंथि से जठर रस निकलता है, जिससे क्या होता है, जठर रस के अंदर कई प्रकार के पदार्थ पाए जाते हैं, जैसे कि श्लेष्म, इसको हम लोग म्यूकस के नाम से भी जानते हैं, जो कि अमाशय की दीवारों पर लगा होता है, और ये एक प्रकार का चिपचिपा सा पदार्थ होता है। अगला, इसमें 90% जल होता है इस जठर रस के अंदर। अगला, इसमें क्या होता है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड पाई जाती है, जो क्या करता है, इस हमारे अंदर जो भोजन होता है उसको सड़ने से बचाता है। और इसके अलावा एक और चीज इस जठर रस में पाया जाएगा, जो कि आपका एंजाइम होगा, जिसमें पेप्सिन एंजाइम पाया जाता है। ये हमारे भोजन के अंदर जो प्रोटीन उपस्थित होती है उसको तोड़ने का काम करता है। इस प्रकार से भोजन हमारा अमाशय से होता हुआ ग्रहणी के अंदर जाता है। इससे पहले आपको एक और चीज लिख सकते हो कि अमाशय का जो आकार होता है वो अंग्रेजी के लेटर जे की तरह होता है। भोजन क्या है, इसके बाद अमाशय के बाद ग्रहणी में एंटर करता है। ग्रहणी हमारी बॉडी का एक ऐसा पार्ट होता है जो कि अंग्रेजी के कैपिटल सी जो अल्फाबेट होता है, या फिर जो कह सकते हैं जो लेटर होता है, उसकी तरीके से होता है। और ग्रहणी के बाद ये भोजन हमारा छोटी आंत या फिर क्षुद्रांत में पहुंचता है, जहां पे ग्रहणी और छोटी आंत के बीच भोजन का सबसे अधिक पाचन होता है। छोटी आंत को हम लोग छोटी आंत इसीलिए कहते हैं क्योंकि इसका जो व्यास है वो बड़ी आंत की अपेक्षा कम है, जबकि ये लंबाई में बड़ी आंत से छोटी आंत से, बड़ी आंत से छोटी आंत जो है हमारी वो बड़ी होती है। छोटी आंत की अगर हम लंबाई की बात करें तो ये होता है आपका 6.5 मीटर, ये होता है आपका 6.5 मीटर। इस चीज को आप लिख सकते हो वहां पे कि जो हमारी छोटी आंत होती है उसकी जो लंबाई होती है वो 6.5 मीटर होती है, जबकि आपकी बड़ी आंत की जो लंबाई होगी वो आपका 1.5 मीटर होता है। एक चीज और, बड़ी आंत के बाद ये क्या करता है, हमारा भोजन मलाशय के यहाँ तक पहुंच जाता है। अब क्या हुआ, जब हमारा भोजन ग्रहणी और छोटी आंत के बाद कहाँ पहुंचा, बड़ी आंत में, तो यहाँ पे भोजन का यहाँ पे भोजन का पाचन नहीं होता, बल्कि भोजन के अंदर से उपस्थित जो भी जल होता है उसको ये अवशोषित कर लेता है, जो कि हमारे मूत्राशय के रास्ते से बाहर निकल जाता है, और जो सॉलिड मटेरियल बचता है वो आपका बड़ी आंत के बाद ये
मलाशय द्वारा हमारे बॉडी से एज अ वेस्ट मटेरियल के फॉर्म में बाहर निकल जाता है। तो ये चीजें आपको किस तरीके से लिखनी है मैंने यहाँ पे आपको एक्सप्लेन कर दिया, और ये आपका फिगर हो गया। फिगर बहुत ज्यादा हार्ड नहीं है, बहुत इजी सा है, आपको कुछ इसी तरीके से बना लेना होगा। अगर आपको इसमें कुछ समझ में नहीं आया होगा तो आप थोड़ा सा वीडियो को पीछे करके देख सकते हैं, यहाँ पे मैंने सारी चीजें समझा दी। ये कुछ इस तरीके से हो गई। अब यहाँ पे मैं कुछ चीजें नोट करके आपको लिख देता हूं, तो होता क्या है देखिए ध्यान से। जैसे सबसे पहले यहाँ पे क्या लिखूंगा कि ग्रास नली की जो लंबाई होती है वो कितनी होती है, तो याद रखिएगा आप लोग, इसकी जो लंबाई होती है वो आपका 25 सेंटीमीटर होता है। यहाँ पे पहला पॉइंट कि ग्रास नली की लंबाई कितनी होती है 25 सेंटीमीटर। दूसरा, अमाशय का आकार कैसा होगा, वो आपका जे लेटर की तरह होगा। एक और चीज, अमाशय के अंदर क्या कौन सी ग्रंथि पाई जाती है, तो अमाशय के अंदर ग्रंथि कौन सी है, वो है आपका जठर ग्रंथि। क्या है ये आपका जठर ग्रंथि। अब इसके अंदर क्या क्या जठर ग्रंथि से क्या निकलता है, हमारा जठर रस निकलता है। और इस रस के अंदर क्या होगा, इस रस के अंदर हमारा 3-4 चीजें होंगी। क्या क्या वो होगा, पहला आपका श्लेष्म, क्या होगा आपका श्लेष्म, जिसको हम लोग म्यूकस के नाम से जानते हैं। और ये क्या होता है, ये आपका चिपचिपा पदार्थ होता है, जो कि अमाशय की दीवारों पे पाया जाता है। अगला जो है वो क्या पाया जाता है, वो होता है 90% ऑफ वाटर, मतलब जल पाया जाएगा। इसके बाद HCl, जो कि क्या करता है, भोजन को सड़ने से बचाता है, भोजन को सड़ने से बचाता है। ये चीजें हो गई। और चौथा आपका क्या पाया जाएगा, एंजाइम पाया जाएगा, जो कि केमिकल क्या होते हैं, कुछ केमिकल्स होते हैं, जैसे कि केमिकल मटेरियल जिसके अंदर पेप्सिन पाया जाएगा। ये करता क्या है, ये हमारी बॉडी के अंदर प्रोटीन को तोड़ने का काम करता है, प्रोटीन को तोड़ने का काम करेगा। तो आप इस चीज को याद रखिएगा। अगला आपको नोट करके याद रखना है कि ग्रहणी जो हमारी होती है अमाशय के बाद वाला ग्रहणी, उसका जो है आकार किस तरीके का होता है, हमारे ग्रहणी का आकार सी टाइप का होता है, मतलब सी लेटर की तरीके से होता है। पांचवा, छोटी हाथ की लंबाई, हाथ की लंबाई कितनी होती है, वो होती है आपकी 6.5 मीटर। और छठा चीज आपका कि बड़ी हाथ की लंबाई क्या होगी, बड़ी हाथ की लंबाई वो कितनी होती है, वो होती है 1.5 मीटर। तो ये चीजें आपको याद रखनी है। इसके अलावा छोटी हाथ को छोटी हाथ क्यों और बड़ी हाथ को बड़ी हाथ क्यों कहते हैं, ये आपको ध्यान रखना है। तो यहाँ पे आपका ये आपको लॉन्ग आंसर में आता है, तो इसको मैंने किस तरीके से बताया आप समझ गए होंगे। ये आपको कुछ इस तरीके से फिगर था, जिसको मैंने वहां पे हाथ से बना करके आपको दिखा दिया है। अब आगे क्या होता है, आगे हम समझते हैं कि दांत क्या होता है, उस चीज को हम यहाँ पे देखते हैं। तो दांत क्या होता है, यहाँ पे लिखा क्या गया है, आपकी हेडिंग है दांत। तो उस चीज को हम समझते हैं दांत क्या है। पहला आपको ये हेडिंग देख लेना है कि ये आपका दांत। अब आगे हमें ये समझना है कि होता क्या है। जैसे बोल रहा है कि दांत मुंह या जबड़ों में स्थित छोटे सफेद रंग की संरचनाएं होती हैं, जो बहुत से
कशेरुक प्राणियों में पाया जाता है। कशेरुक मतलब जिन जो कोशिकाओं से मिलके बने होते हैं उनको हम लोग कशेरुक बोलेंगे। क्या बोला, दांत हमें हमारे भोजन को चीरने, चबाने आदि के काम में आते हैं। बोला कि कुछ पशु शिकार करने एवं रक्षा करने के लिए भी अपने दांतों का उपयोग करते हैं, जिस प्रकार से जैसे शेर हो गया, इसके अलावा हाथी, ये सारी चीजें अपना उपयोग करता है। अब एक चीज और, इसका निर्माण जो होता है वो कठोर तालू से होता है, इसको याद रखिएगा। अगला इसका जो अध्ययन होता है इसको हम लोग बोलते हैं ओडोंटोलॉजी। तो यहाँ पे दांत के अध्ययन को क्या बोलते हैं, ओडोंटोलॉजी। तो ये आपको याद रखना है। अगला है कि दांत होता क्या है। सिंपल सा, दांत हमारे जबड़ों में स्थित सफेद प्रकार के क्या होते हैं, संरचनाओं में पाए जाते हैं। अगली चीज, इनका काम हमारे भोजन को काटना, चीरना या फिर बोल सकते हैं फाड़ने का होता है। और कुछ क्या बोला है, चवड़क, जो कि इंसिसर, कैनाइन, प्रीमोलर और मोलर्स होते हैं। तो आपको एक चीज याद रखनी है कि जो ऊपर वाला पार्ट होता है उसमें दो पेयर क्या होते हैं, कृंतक पाए जाते हैं। रद्नक कितने, एक पेयर पाए जाएंगे। और अग्र चवड़क आपके दो पेयर, और जो चवड़क होते हैं वो आपके तीन पेयर होंगे। जैसे आप यहाँ पे दो पेयर, इसका मतलब चार, एक पेयर तो दो, दो पेयर होंगे तो चार, तीन पेयर होंगे तो आपको छह। अगला है कि इसको याद कैसे रखते हैं, आप रख सकते हो 2 1 2 3, या फिर कह सकते हो 21 23, ये सारी चीजें आप याद रख सकते हो। अब अगला आपसे कभी कभी पूछ देता है कि दांत का जो फॉर्मूला है उसको आप बताइए। तो यहाँ पे क्या लिखा है, इंसीसर अपॉन इंसीसर, कैनाइन अपॉन कैनाइन, प्रीमोलर्स अपॉन प्रीमोलर्स, और यहाँ पे मोलर्स और मोलर्स। क्यों दो बार लिखा गया, क्योंकि ऊपरी वाले भाग में भी जो दांत पाए जाएंगे और नीचे नीचे वाले भाग में भी जो दांत पाए जाएंगे। तो यहाँ पे इंसिसर दो पेयर में दो थे, कैनाइन भी एक, यहाँ पे फिर से प्रीमोलर्स दो, और यहाँ पे तीन। तो जब आप इसको काउंट करोगे तो ये 16, और जब मल्टीप्लाई मतलब ऊपर नीचे दोनों को ऐड करोगे तो आपका 32 कंप्लीट हो जाएगा। अब आपको एक चीज और याद रखनी है, जब हम लोग क्या होते हैं बिल्कुल किशोरावस्था में, तो हमारे दांतों की जो संख्या होती है वो लगभग 20 होती है। क्यों, क्योंकि यहाँ पे जो ये आपके जो चवड़क है, शिशु शिशु अवस्था में क्या होते हैं, जब हम लोग थोड़ा छोटे होते हैं किशोरावस्था में ऐसा कुछ, तो यहाँ पे ये जो थ्री पेयर है यहाँ पे वो 0 हो जाते हैं। तो आपको याद रखना कैसे रहेगा उस टाइम, ये 21 20 होंगे। यहाँ पे 3 की जगह पे आप यहाँ पे 0 लगा दोगे तो आपका ये हो जाएगा 21 20। तो यहाँ पे आपको दांत के बारे में पता चल गया। अब कृंतक होता क्या है, कृंतक जो बोल रहा है कि कृंतक ये सबसे आगे के दांत होते हैं जो क्या करते हैं, काटने का कार्य करते हैं। ये 6 माह के उम्र में निकलते हैं और प्रत्येक जबड़े में 2 जोड़ी, इसका मतलब ये कितने, 4 होते हैं। तो वही चीजें मैंने अभी आपको यहाँ पीछे लिख के दिखा दी कि ये 2 पेयर में होते हैं, इसका मतलब ये 4 होते हैं। आगे जो है बोला कि रत्नक, इनका काम क्या होता है, ये वाला इनका काम होता है भोजन को काटना, इनका काम क्या होगा, उसको चीरने व फाड़ने का, इसका मतलब थोड़ा सा और छोटा करने का। ये क्या बोला, ये 16 से 20 महीने की उम्र में आ जाते हैं, और ये यहाँ पे आपका होगा एक, ये हमारे जबड़े में एक जोड़ी पाए जाते हैं। अगला है अग्रचवड़क, बोला ये भोजन को चबाने में क्या होते हैं, सहायक होते हैं। अगला ये 10 से 11 वर्ष में आते हैं, और आपको ये क्या बोला, जबड़े में 2 पेयर आते हैं। अगला चवड़क, ये क्या होते हैं, भोजन को चबाने में मतलब और भी ज्यादा छोटा करने में हमारे क्या होता है, हेल्पफुल होता है। और ये प्रत्येक जबड़े में 3 जोड़ी। तो आपको ये बस याद क्या रखना है, आपको यहाँ पे याद रखना है कि दांत जो होते हैं कृंतक, रत्नक, अग्र चवड़क, चवड़क, उनका काम क्या है और वो कितने पेयर में पाए जाते हैं, ये कब कब आते हैं, इसको आप नहीं भी याद रखोगे तो भी आपका काम चल जाएगा। आगे अब यहाँ पे हम स्टार्ट करते हैं श्वसन तंत्र। तो यहाँ पे मैंने आपको पोषण भी बता दिया और यहाँ पे मैंने आपको पाचन भी बता दिया। अब अगला जो है वो होता है आपका श्वसन तंत्र।
तो आइए उस चीज को हम लोग यहाँ पे देखते हैं, श्वसन तंत्र क्या होता है। आइए एक एक करके हम इस चीजों को अब समझने की कोशिश करते हैं। आइए, जैसे यहाँ पे आपको श्वसन दिख रहा होगा, एक यहाँ पे ह्यूमन का फिगर है, आपको दिख रहा होगा कि यहाँ पे हेडिंग आपकी है श्वसन तंत्र। तो सबसे पहले हम लोग ये समझते हैं कि श्वसन तंत्र होता क्या है। जैसे कि हाँ, आपको ये पता होगा कि जब हम लोग सांस को लेते हैं और जब हम लोग सांस के रूप में वायुमंडल से ऑक्सीजन को लेते हैं और जब ये बाहर निकलती है तो एज अ कार्बन डाइऑक्साइड के फॉर्म में बाहर निकलती है। तो होता क्या है, इसी को आप लोग लगभग श्वसन कहते हो। तो इस चीज को मैं आपको फिर से समझाता हूँ कि श्वसन होता क्या है। सबसे पहले हम ये देखते हैं कि पहला काम होता क्या है। पहला हम ये देखते हैं कि ऑक्सीजन जो होता है वो हमारी बॉडी के अंदर आता है। तो ऑक्सीजन क्या करता है, अंदर प्रवेश करता है। दूसरा, हमारी बॉडी से क्या जाता है, कार्बन डाइऑक्साइड। तो ये क्या होता है, ये हमारी बॉडी से बाहर जाता है। तो होता क्या है कि जब हमारी बॉडी से कार्बन डाइऑक्साइड अंदर आए और सॉरी ऑक्सीजन हमारी बॉडी के अंदर आए, कार्बन डाइऑक्साइड हमारी बॉडी से जब बाहर जाता है, तो इनके बीच कुछ तो क्रिया होती होगी। मतलब हमारी बॉडी से में जब मुख से क्या होता है, हमारी बॉडी के अंदर ऑक्सीजन आता है, मतलब यहाँ से आपका ये एंटर करेगा ये मुख के द्वारा, और ये हमारे कहाँ जाता है, हमारे फेफड़ों के अंदर ये ऑक्सीजन जाता है। तो मतलब कि जब ये ऑक्सीजन मुख से फेफड़ों के अंदर जब ये एंटर करती है तो उसके बीच कुछ तो क्रियाएं होती होंगी। तो जो उसके अंदर क्रियाएं होती है या उसके अंदर जो अभिक्रिया होती है उसको हम लोग बोलते हैं जैव रासायनिक अभिक्रिया। तो होता क्या है, यहाँ पे हम लिख लेते हैं पहले और फिर एक एक करके समझाते हैं कि ऑक्सीजन का मुख से फेफड़ों के अंदर तक पहुंचना, उसके बीच में क्या एक क्रिया होती है, उसको हम लोग बोलते हैं जैव रासायनिक अभिक्रिया। अब ये होता क्या है, इस चीज को मैं आपको पहले समझाता हूं कि जैव रासायनिक अभिक्रिया होती क्या है। जैसा कि आपको पता है कि जब हम लोग क्या करते हैं, भोजन को ग्रहण करते हैं, तो जब ये ऑक्सीजन सांस के द्वारा या श्वसन के द्वारा हमारी बॉडी के अंदर एंटर करता है और ये ब्लड में मिल जाता है। तो मिलने के बाद ये क्या होता है, हमारी बॉडी के अंदर जो भी भोजन होता है उसको ये छोटे छोटे फॉर्म में तोड़ने में हेल्पफुल होता है, मदद करता है। तो क्या होता है, जब वो भोजन टूट जाता है तो वो एक रसायन के रूप में परिवर्तित हो जाता है, जो कि आपका होता है ग्लूकोज। मतलब जो हमारा भोजन होगा वो ग्लूकोज के फॉर्म में टूट जाएगा। जो भोजन हमारा होता है वो ग्लूकोज के फॉर्म में होता है। उस टाइम जब ये टूट जाता है तो इसी के अंदर क्या होगा, ऑक्सीजन मिलता है। मतलब हमारे बॉडी के अंदर जो भोजन था उसके अंदर जो ग्लूकोज बना था और उसके अंदर जब ये ऑक्सीजन मिल जाता है तो उसको कहते हैं ग्लूकोज का ऑक्सीकरण हो जाना। और जब ये ग्लूकोज का ऑक्सीकरण हो जाता है तो उससे क्या होता है, एक पायरुवेट बनता है। वो चीज अभी मैं आपको आगे समझाता हूँ। तो क्या होता है, मुख से फेफड़ों के अंदर जब तक ये सांस जाती है तो उनके बीच एक अभिक्रिया होती है जिसको हम लोग बोलते हैं जैव रासायनिक अभिक्रिया। इसके अंदर होता क्या है, इसके अंदर आपका ग्लूकोज का ऑक्सीकरण होता है। तो अभी मैं आपको फिर से इस चीज को अभी बोल के फिर से समझाता हूँ कि होता क्या है। जैसे यहाँ पे ग्लूकोज का ऑक्सीकरण, पहले आप ये देख लीजिए, फिर से मैं इसको समझाता हूँ क्या होता है। जब ऑक्सीजन हमारे श्वसन तंत्र होता क्या, एक ऐसा तंत्र जिसमें ऑक्सीजन वायुमंडल से जो ऑक्सीजन है वो हमारे मुख से या फिर कह सकते हैं हमारे नाकों के द्वारा हमारी बॉडी के अंदर एंटर करता है। और जब ये एंटर करता है तो इसके बीच मतलब कि हमारी बॉडी के अंदर जैसे ही एंटर किया, इससे जब ये फेफड़ों तक पहुंचता है तो इनके बीच एक प्रकार के अभिक्रिया होती है, एक प्रकार की क्रिया होती है जिसको हम लोग कहते हैं जैव रासायनिक अभिक्रिया।
इसमें होता क्या है, इसमें हमारे भोजन के अंदर जो ग्लूकोज होता है उस ग्लूकोज का ऑक्सीकरण होता है। तो श्वसन एक प्रकार की ऐसी क्रिया है, या फिर कह सकते हैं श्वसन एक प्रकार की जैव रासायनिक अभिक्रिया है जिसके अंदर क्या होता है, ग्लूकोज का ऑक्सीकरण होता है। और श्वसन के लिए हम लोग अपने बॉडी के कई सारे पार्ट या कई सारे अंगों का उपयोग करते हैं। तो इस प्रकार जो ये पूरी प्रोसेस है, जो ये पूरी क्रिया है, या फिर इससे कह सकते हैं ये जो पूरा सिस्टम या फिर जो तंत्र है, उसी को हम लोग क्या कहते हैं, श्वसन तंत्र। फिर से एक बार समझाने की कोशिश करता हूं। जब हमारी बॉडी के अंदर वायुमंडल से ऑक्सीजन एंटर करती है और हमारे मुख या फिर नाक के द्वारा जब ये हमारी फेफड़ों तक पहुंचती है, तो उसके बीच एक प्रकार की क्रिया होती है जिसको हम लोग जैव रासायनिक अभिक्रिया कहते हैं, जिसके माध्यम से हमारे भोजन के अंदर जो उपस्थित ग्लूकोज होता है उसका वो ऑक्सीकरण होता है। इसी को हम लोग श्वसन कहते हैं। और श्वसन के लिए हम कई सारे अंगों का उपयोग करते हैं, जैसे कि मुख हो गया, नाक हो गया, ग्रसनी हो गया, फेफड़ा हो गया, इन सारे अंगों का हम लोग उपयोग करते हैं। तो ये जो पूरा तंत्र बनता है, इस चीज को हम लोग कहते हैं श्वसन तंत्र। तो उम्मीद करते हैं यहां तक आपको समझ में आ गया होगा। तो आइए देखते हैं आगे। वही चीजें आपको यहाँ पे श्वसन तंत्र के अंदर दिख रहा होगा कि श्वसन एक जैव रासायनिक एक जैव रासायनिक ऑक्सीकरण अभिक्रिया है। तो मैंने आपको यहाँ पे क्या बताया, मैंने बताया कि जब भोजन में क्या होता है, ग्लूकोज होता है। ग्लूकोज मतलब यहाँ पे एक प्रकार का रासायनिक या फिर केमिकल बोल सकते हैं, केमिकल मटेरियल। तो उसका क्या होगा, ऑक्सीकरण। तो इसीलिए यहाँ पे लिखा गया है कि श्वसन क्या होता है, श्वसन एक प्रकार की जैव रासायनिक ऑक्सीकरण अभिक्रिया है जिसमें विशेष मानव अंग क्या होता है, जिसमें हमारे विशेष मानव अंग ऑक्सीजन को ग्रहण करके कोशिकाओं तक पहुंचाते हैं। ये ऑक्सीजन हमारे क्या होते हैं, जब ऑक्सीजन हमारे बॉडी के अंदर जाते हैं तो ग्लूकोज को क्या करते हैं, ग्लूकोज का ऑक्सीकरण करवाते हैं। कहाँ पे करवाएंगे ये हमारी कोशिकाओं में, और कोशिकाओं के अंदर भी ये हमारे माइटोकांड्रिया के अंदर करवाते हैं। तो आपको पता है क्लास 9th में आपने पढ़ा था कि माइटोकांड्रिया को जो है पावर हाउस ऑफ द सेल कहते हैं। तो वहां पे ग्लूकोज का क्या होता है, ऑक्सीकरण होता है, जिससे क्या होती है, वहां पे आपका कार्बन डाइऑक्साइड और एनर्जी साथ में कुछ वाटर बनता है। ये जो पूरी प्रोसेस है इसी को हम लोग श्वसन कहें। और नीचे क्या लिखा है आपका, बोला कि अतः श्वसन एक प्रकार की वह प्रक्रिया है जिसमें कार्बनिक यौगिकों का ऑक्सीकरण होता है। कार्बनिक यौगिक क्या है, यहाँ पे कार्बनिक यौगिक आपका ग्लूकोज है। इस प्रक्रिया में कार्बन डाइऑक्साइड उत्पन्न होती है। आगे कैसे होता है वो मैं अभी आपको समझाऊंगा। जो मानव के लिए क्या होती है, अनुपयोगी। कार्बन डाइऑक्साइड हम लोगों के लिए किसी भी प्रकार का उपयोगी नहीं होता है, इसीलिए यहाँ पे लिखा है कि कार्बन डाइऑक्साइड क्या होता है, हमारे लिए अनुपयोगी होता है। आगे लिखा है कि इस कार्बन डाइऑक्साइड को शरीर से बाहर निकालने के लिए कई सारे श्वसनांग का हम लोग क्या करते हैं, उपयोग। श्वसनांग मतलब श्वसन धन अंग, मतलब श्वसन प्लस अंग। तो वो क्या बोला, इस कार्बन डाइऑक्साइड को बाहर निकालने के लिए हम लोग कई सारे अंगों का उपयोग करते हैं। तो ये जो पूरा तंत्र होता है इसी को हम लोग कहते हैं श्वसन तंत्र। एक बार फिर से बताता हूं, श्वसन एक प्रकार की जैव रासायनिक अभिक्रिया है जिसके अंदर वातावरण से ऑक्सीजन को जब हम लोग ग्रहण करते हैं तो ये ऑक्सीजन हमारी बॉडी के अंदर जाता है और हमारी कोशिकाओं तक पहुंचता है। जब ये हमारी कोशिकाओं के अंदर पहुंचेगा तो भोजन से मिला हुआ जो भी ग्लूकोज होगा उसका ये ऑक्सीकरण करता है और कार्बन डाइऑक्साइड, जल और क्या, ऊर्जा बनाता है। और ये जो यहाँ पे कार्बन डाइऑक्साइड हमारी बनती है वो हमारी लिए क्या होगा, हमारे लिए उपयोगी नहीं होता है। तो ये हमारी बॉडी के कई सारे अंगों का उपयोग करके बाहर चला जाता है। तो इस चीज को हम लोग कहेंगे, या फिर ये जो तंत्र बनता है उसी को हम लोग कहेंगे श्वसनांग। और ये जो जैव रासायनिक अभिक्रिया हुई उस पूरी प्रोसेस को, या फिर उस पूरी प्रोसेस को ऑक्सीजन लेने, ये सारी चीजें को हम लोग क्या कहेंगे, श्वसन कहेंगे। तो यहाँ पे आपको श्वसन तंत्र समझ में आ गया होगा। जब आप इतना समझ लेंगे तो आप इसको एग्जाम में बिना रटे लिख सकते हैं। पहला काम है आपको समझना, और फिर आप उसको किस तरीके से लिखते हैं ये आपके ऊपर डिपेंड होता है। बट पहले सबसे पहले आपको क्या करना होगा, आपको सारी चीजों को समझना पड़ेगा, क्योंकि जब चीजें समझ में आपको आ जाएंगी तो आप
आंसर को इजीली राइट कर सकते हो। ये आपको श्वसन और श्वसन तंत्र समझ में आ गया होगा कि ये होता क्या है। आगे जो आपका है वो होता है वायुवी या फिर अगला क्या है अवायुवी श्वसन। तो इस चीज को पहले हम क्या करते हैं, पहले एक बार देख लेते हैं। वायुवी को हम लोग बोलते हैं ऑक्सी श्वसन और अवायु को हम क्या बोलते हैं अनॉक्सी श्वसन। तो यहाँ पे हम क्या करते हैं लिख लेते हैं। पहला आप पहले समझा लेंगे, फिर उसके बाद वो जो टेबल बनी है आपको अपने आप ही समझ में आ जाएगी। पहला है ऑक्सी श्वसन, दूसरा क्या है अनॉक्सी श्वसन, अनॉक्सी श्वसन। तो जैसे कि आपको क्या यहाँ पे एक चीज समझ में आ रही होगी, ऑक्सी श्वसन मतलब ऑक्सी का मतलब एक ऐसा श्वसन जिसके अंदर हमें क्या हो ऑक्सीजन की जरूरत होती है। मतलब एक ऐसा श्वसन जिसके अंदर हमें क्या हो, पहला पॉइंट की ऑक्सीजन की जरूरत हो, उसको हम लोग ऑक्सी श्वसन या फिर वायुवी श्वसन कहते हैं। और अनॉक्सी श्वसन एक ऐसा श्वसन होता है जिसके अंदर हमें O2 मतलब ऑक्सीजन की जरूरत नहीं होती है, उसको हम लोग अनॉक्सी श्वसन कहते हैं। तो क्या होगा यहाँ पे लिखते हैं, पहला पॉइंट आपका, पहला यहाँ पे क्या होगा, पहला इसमें हमें क्या जरूरत होती है, हमें O2 की जरूरत पड़ती है। और इसमें क्या होगा, इसमें हमें O2 की जरूरत नहीं पड़ती है। अब एक चीज सिंपल सा मैंने आपको श्वसन के अंदर बताया कि जब ऑक्सीजन हमारे बॉडी के अंदर जाएगा तो हमारा जो भोजन होगा वो ग्लूकोज के फॉर्म में रहेगा। तो क्या होगा, जब ये भोजन को ग्लूकोज के फॉर्म में तोड़ेगा तो उससे क्या होगा, हमारे बॉडी के अंदर ऊर्जा निर्मुक्त होगी, ऊर्जा हमारे बॉडी को मिलेगी। तो यहाँ पे ये चीजें कब होंगी, जब हमारे अंदर ऑक्सीजन जाएगा तब। तो ऑक्सी श्वसन में ऑक्सीजन की जरूरत होती है, मतलब बॉडी के अंदर जो है ऑक्सीजन जाएगा, इसका मतलब ऊर्जा निकलेगी, मतलब अधिक मात्रा में हमारा क्या होता है हमें ऊर्जा मिलता है। लेकिन जब यहाँ पे क्या होगा, ऑक्सीजन होगा ही नहीं तो इसमें ऊर्जा की प्राप्ति नहीं होती है। तो वही चीजें आपको यहाँ पे क्या लिखी गई है, अभी मैं आपको एक एक करके समझाता हूं। यहाँ पे क्या होता है, अधिक ऊर्जा निकलती है, ये आपका हो गया अधिक ऊर्जा निकलती है। यहाँ पे क्या होगा, निकलती है बट बहुत थोड़ा कम ही निकलती है। तो दूसरा पॉइंट, कम ऊर्जा निकलती है। तो ये आपको यहाँ पे समझ में आ गया होगा कि इसमें ज्यादा ऊर्जा निकलेगी, इसमें कम, क्योंकि इसके अंदर ऑक्सीजन होता है, इसके अंदर ऑक्सीजन हमारा नहीं होता है। अब एक चीज आपको क्या याद रखनी है कि जब भोजन ग्लूकोज के फॉर्म में टूटेगा तो ग्लूकोज के एक अणु जो होंगे उसके अंदर क्या होंगे, मतलब ग्लूकोज जब टूटेगा तो उसके अंदर से ऊर्जा बाहर निकलती है। और आपको पता है कि क्लास 9th में आपने पढ़ा कि जो ऊर्जा होती है वो एटीपी के फॉर्म में स्टोर होती है। तो जब यहाँ पे ऑक्सी श्वसन में ग्लूकोज क्या होता है, ग्लूकोज का ऑक्सीकरण होता है या फिर ग्लूकोज का एक अणु अपना जब टूटेगा तो उससे क्या होगा, 38 एटीपी के अणु बनते हैं। तो आपको यहाँ पे याद रखना है, या फिर कह सकते हैं 38 एटीपी ऊर्जा बनती है। तो क्या लिखेंगे यहाँ पे, ग्लूकोज के एक अणु से 38 एटीपी ऊर्जा कह सकते हैं निकलती है, बनती है या स्टोर, जो भी कह सकते हैं। तो अगला यहाँ पे कितना होगा, यहाँ पे जो ऊर्जा बनेगी वो कितनी होगी, वो होती है आपकी 2 एटीपी की। तो यहाँ पे 2 एटीपी की ऊर्जा होती है। और एटीपी का फुल फॉर्म आपको पता होगा, एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट। तो आपको ये चीजें यहाँ पे याद रखनी है। चौथी चीज, जब ऑक्सीजन मैंने बताया कि हमारे कोशिका के अंदर जाता है तो क्या होता है, कोशिका के अंदर जो हमारी माइटोकॉन्ड्रिया पाई जाती है
तो उसके अंदर हाँ ये हमारी ऊर्जा जो है मुक्त होती है या फिर हमारे अंदर ऊर्जा की प्राप्ति होती है। तो ये कहाँ होगा, ये माइटोकॉन्ड्रिया में श्वसन, ये वाला क्या है माइटोकॉन्ड्रिया में होता है। जबकि इसके अंदर क्या होता है, आपने सुना होगा कि कोशिका के अंदर जीव द्रव्य होता है, ये कहाँ होता है हमारा सारा जीव द्रव्य के अंदर होता है। तो पहला ऑक्सीश्वसन में ऑक्सीजन की जरूरत होती है, इसमें अधिक ऊर्जा निकलती है। ग्लूकोज के एक अणु से 38 एटीपी ऊर्जा जो है हमारी बनती है। अगला ये माइटोकॉन्ड्रिया के भीतर होती है, इसमें O2 की जरूरत नहीं होती है, इसमें कम ऊर्जा निकलती है। अगला है कि 2 एटीपी की ऊर्जा बनती है और ये जीव द्रव्य में कंप्लीट होता है। तो यही चीजें यहाँ पीछे आपकी लिखी गई है। क्या लिखा है कि यह क्रिया, क्या लिखा है यहाँ पे, यह क्रिया जो है ऑक्सीजन की उपस्थिति में होता है। मतलब ऑक्सीजन श्वसन या वायु श्वसन में क्या होगा, ये क्रिया जो होती है ये ऑक्सीजन की उपस्थिति में होगा, जबकि यहाँ पे ऑक्सीजन नहीं होता है, ऑक्सीजन की जरूरत नहीं होता है। आगे क्या बोला, यह क्रिया कोशिका के माइटोकॉन्ड्रिया में पूर्ण होती है। यहाँ पे ये क्रिया क्या होती है, केवल जीव द्रव्य में पूर्ण होती है। आगे क्या बोल रहा, इस क्रिया में ग्लूकोज का पूर्ण ऑक्सीकरण होता है। पहले ही आपको श्वसन तंत्र में मैंने बताया कि ग्लूकोज का क्या होता है, हमारे ऑक्सीकरण होता है, इसीलिए उसको हम लोग जैव रासायनिक अभिक्रिया भी कह रहे थे। यहाँ पे जब ऑक्सीजन है ही नहीं तो इसमें ग्लूकोज का क्या होगा, पूर्ण ऑक्सीकरण होगा ही नहीं। तो यही चीजें यहाँ पे लिखी गई है कि ग्लूकोज का अपूर्ण ऑक्सीकरण होता है। इसमें जब हमारा ग्लूकोज क्या करता है, ऑक्सीजन के साथ मिल जाता है, ऑक्सीकरण उसका होता है, तो उसमें ऊर्जा, कार्बन डाइऑक्साइड, साथ में जल हमें मिलता है। तो इसी को कहते हैं, ये है अंतिम उत्पाद। तो वही चीज है यहाँ पे कि कार्बन डाइऑक्साइड और H2O क्या होता है, इस क्रिया में अंतिम उत्पाद बनते हैं और इसमें अल्कोहल और फिर लैक्टिक एसिड। अभी इस चीजों को बताते हैं कि ये कहाँ होता है। बोला कि इस क्रिया में ग्लूकोज के एक अणु में 38 एटीपी ऊर्जा क्या होगी, मतलब 38 एटीपी अणु मुक्त होते हैं, मतलब ऊर्जा मुक्त होती है यहाँ पे 2 एटीपी। एक चीज याद रखिएगा कि ये जो होता है वायुवी श्वसन होता है, ये ह्यूमन में होगा ऐसी सारी चीजों में, जबकि ये जो आपका अवायुवी या फिर कह सकते हैं जो आपका अनॉक्सी श्वसन है, ये कहाँ होगा, ये ईस्ट में होगा, पेशियों में होगा। जैसे ये पेशी हुई हमारी, तो उसके अंदर ये सारी श्वसन होंगी और इसके अंदर हमारा ऑक्सी श्वसन होगा। तो ये चीजें आपको याद रखनी है। ये आपकी शॉर्ट टाइप क्वेश्चन में ये आपको पूछता है कि अनाक्सी श्वसन और ऑक्सी श्वसन में हमारा अंतर बताइए, तो ये आपके लिए इंपॉर्टेंट है। अगला जो आपका टॉपिक आता है वो है आपका ग्लूकोज। जैसे क्या होता है, मैंने आपको क्या बताया, मैंने आपको ये बताया कि ग्लूकोज हमारा जो है जब उसका ऑक्सीकरण होता है तो वो फॉर्म में, अलग अलग फॉर्म में टूट जाता है। तो जिस फॉर्म में वो टूटता है उसको हम लोग बोलते हैं पायरुवेट। तो वही चीजें यहाँ पे आपको हेडिंग में, मैं अभी इस चीज को फिर से समझाता हूँ कि ये है क्या, और ये चीजें आपको आगे लिखी हुई मिलेंगी। तो ये क्या लिखा है, ग्लूकोज या पायरुवेट के विखंडन का पथ, मतलब ये किस प्रकार से टूटते हैं, ये किस प्रकार से विखंडित होते हैं। तो अब आपको एक एक करके यहाँ पे क्या करना है, समझना है। जैसे कि यहाँ पे आपको एक चीज दिख रही होगी, ग्लूकोज, मतलब जब हमारा ग्लूकोज होता है तो आपको पता है ग्लूकोज का जो फॉर्मूला होता है C6H12O6 होता है। तो ग्लूकोज के अंदर क्वेश्चन आपसे पूछ सकता है कि ग्लूकोज के अंदर कितने कार्बन होते हैं, तो आपको याद रखना है कि वो आपका 6 होता है। जब ये क्रिया कोशिका द्रव्य, मतलब हमारे कोशिका द्रव्य का मतलब हमारी कोशिका के अंदर जो द्रव्य पाया जाता है उस कोशिका द्रव्य के अंदर होती है, तो ये किस में बदल जाता है, ये हमारा एक कह सकते हैं कि पदार्थ यानी कि पायरुवेट में ये चेंज हो जाता है। जिसके अंदर कितने कार्बन होते हैं, उसके अंदर आपका 3 कार्बन उपस्थित होता है। पहला काम कि ग्लूकोज क्या होगा, वो कोशिका द्रव्य के माध्यम से या कोशिका द्रव्य में अपना अभिक्रिया करके वो क्या करेगा, पायरुवेट के अंदर एक्सचेंज हो जाएगा। और एक चीज यहाँ पे ग्लूकोज के अंदर 6 कार्बन और पायरुवेट के अंदर 3 कार्बन। अब आपको यहाँ पे दिख रहा होगा ये इसका क्या है, डबल है। आपको ये चीज यहाँ पे दिख रही है कि ग्लूकोज के अंदर 6, तो ये इसका क्या है, ये आपका डबल हो जाएगा, मतलब तब ये जाके इक्वल हो जाएंगे। तो ग्लूकोज के अंदर 6 कार्बन, ये कोशिका द्रव्य के अंदर अभिक्रिया जब करेगा तो ये पायरुवेट के फॉर्म में टूट जाएगा।
आगे अब एक चीज आप याद रखिएगा कि जब अगर ईस्ट के अंदर ये सारी प्रोसेस होंगी, जब ईस्ट के बॉडी के अंदर, आपने ईस्ट के बारे में जाना होगा, जो फूफद होते हैं उनके अंदर जब क्या होगा, जब ये उनके अंदर होता है तो ग्लूकोज जो है कोशिका द्रव्य के माध्यम से जब पायरुवेट में चेंज होता है, मैंने अभी आपको अनाक्सी में बताया कि वो अनाक्सी श्वसन करते हैं, तो इसका मतलब उनके अंदर ऑक्सीजन उपस्थित नहीं होता, उन्हें ऑक्सीजन की जरूरत नहीं होती। तो वही बोल रहा कि यहां तक तो सारी चीजें सेम होंगी, लेकिन जब इसके बाद की जो प्रोसेस होगा उस टाइम आपका ऑक्सीजन अवेलेबल नहीं रहेगा, तो ईस्ट के अंदर क्या होगा, ये पायरुवेट चेंज हो जाता है एथिल अल्कोहल में। वही चीजें आपको यहाँ पे पीछे लिखी हुई मिली थी कि ये क्या होता है, ये आपका अल्कोहल में कन्वर्ट हो जाता है। तो वही चीजें यहाँ पे मैंने आपको बताया कि जब ईस्ट के अंदर ग्लूकोज जो है वो पायरुवेट में कन्वर्ट हो, तो वहां पे क्या होता है, ऑक्सीजन प्रेजेंट नहीं होता है, जिसके वजह से ये पायरुवेट एक्सचेंज हो जाता है एथिल अल्कोहल, कार्बन डाइऑक्साइड और यहाँ पे ऊर्जा के फॉर्म में, क्योंकि इसके अंदर अनॉक्सी श्वसन जो है वो होता है। अगला पायरुवेट जो है, जैसे ये हमारी पेशियां हैं, इसके अंदर भी क्या होगा, जब ये श्वसन होगा, मतलब जब श्वसन की प्रक्रिया होगी तो उसमें ग्लूकोज से पायरुवेट बनता है, और जब पायरुवेट जो है अगले पदार्थ में बनने की कोशिश करेगा तो वहां पे ऑक्सीजन प्रेजेंट नहीं होगा, जिससे क्या होगा, ये पायरुवेट वहां पे जिस प्रकार से यहाँ पे एथिल अल्कोहल बन रहा था, ये पायरुवेट एक्सचेंज हो जाएगा हमारा लैक्टिक एसिड में, और ऊर्जा हमें यहाँ पे मिलेगी। अब ये लैक्टिक एसिड करता क्या है, जिस प्रकार से आपने देखा होगा कि कई सारे जो एथलीट हैं जब वो चलते हैं दौड़ते हैं तो उनके बॉडी के अंदर, उनके मसल्स के अंदर कभी कभी क्रैम्प आ जाता है। क्यों? क्योंकि उसके पेशियों के अंदर क्या है, पायरुवेट जो है वो लैक्टिक एसिड में कन्वर्ट हो चुका है, और वो जो लैक्टिक एसिड की मात्रा थी वो काफी ज्यादा बढ़ गई। जब यहाँ पे लैक्टिक एसिड ज्यादा बढ़ जाता है तो हमारे बॉडी के अंदर क्रैम्प होने स्टार्ट हो जाते हैं, या फिर हमारी बॉडी के अंदर जहां पे वो क्या होगा, मोच आएंगी, या फिर क्या होगा, हमारे पैरों में दर्द होगा, हमारी पेशियों में दर्द होगा। अब तीसरा जो है वो है इंपॉर्टेंट आपके लिए कि कोशिका ग्लूकोज जो है हमारे कोशिका द्रव्य के अंदर जब ये पायरुवेट के फॉर्म में टूट जाती है, तो ये हमारे माइटोकॉन्ड्रिया में जब ये प्रोसेस होगी तो वहां पे मैंने आपको बताया कि ऑक्सीजन जो है वो हमारे कहा जाता है, कोशिका के अंदर, और कोशिका के अंदर जब ये माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर जाएगा तो वहां पे आपका ऑक्सीजन अवेलेबल होगा, जिसके कारण ये जो पायरुवेट है वो आपका कार्बन डाइऑक्साइड, यहाँ पे आपका जल और यहाँ पे ऊर्जा मुक्त होगी, और इसी चीज को हम बोलते हैं अंतिम उत्पाद। तो आपको ये चीजें याद रखनी है। अब इसमें क्वेश्चंस कैसे बनेंगे, सबसे पहले उस ग्लूकोज जो है वो पायरुवेट में कहाँ पे कन्वर्ट होता है, तो पहला आंसर कोशिका द्रव्य। दूसरा क्या है, दूसरा पूछेगा कि ग्लूकोज के अंदर क्या है, ग्लूकोज के अंदर कितने कार्बन है, तो वो आपको पता होना चाहिए 6, पायरुवेट के अंदर आपका 3, और इसके बाद जब पायरुवेट ईस्ट के अंदर ऑक्सीजन की अनुपस्थिति, 1 मिनट रुक जाइए, बोल रहा कि जब पायरुवेट ईस्ट के अंदर क्या हो, ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में चेंज होता है तो कौन सा उत्पाद बनाता है, तो आपको याद रखना है एथिल अल्कोहल। और आपने केमिस्ट्री में पढ़ा है कि एथिल अल्कोहल के अंदर कितने कार्बन होंगे, तो इसका फॉर्मूला क्या होता है, C2H5OH। तो आप यहाँ पे याद रखिएगा कि कार्बन के 2 परमाणु यहाँ पे होते हैं, साथ में कार्बन डाइऑक्साइड, ऊर्जा। पेशी के अंदर जब ये ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में होता है तो क्या होता है, लैक्टिक एसिड बनाता है। लैक्टिक एसिड की मात्रा ज्यादा होने से हमारी पेशियों में दर्द होने लगता है। अगला, जब ये माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर होता है तो ऑक्सीजन प्रेजेंट होता है, तो इसके अंदर ये उत्पाद बनते हैं। अब आप एक चीज यहाँ पे दिख रहे होंगे कि इन सारी तीनों क्रियाओं में क्या है, पूछेगा क्वेश्चन कि पायरुवेट के बाद ऐसा कहाँ पे ऑक्सीजन अवेलेबल होता है, तो होता है माइटोकॉन्ड्रिया के अलावा। और इन तीनों उत्पाद में कौन सा ऐसा उत्पाद है जहां पे क्या होता है, जल बनता है। आपको ऊपर यहाँ पे जल नहीं दिख रहा होगा, तो वो होगा माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर, और इसी को हम कहते हैं अंतिम उत्पाद। तो यही चीजें आपको आगे लिखी हुई मिल जाएंगी। क्या है वो, देखिए ध्यान से क्या लिखा है, पायरुवेट के विखंडन के विभिन्न पद किस प्रकार से ये
टूटते हैं, उसी चीज को यहाँ पे लिखा गया है। जैसे कि आपको यहाँ पे दिख रहा होगा कि पायरुवेट ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में इथेनॉल, यहाँ पे एथिल अल्कोहल जो भी है इसको आप एथिल अल्कोहल बोल लो, इथेनॉल इस फॉर्म में टूट जाता है। अगला यहाँ पे कार्बन डाइऑक्साइड में परिवर्तित हो जाता है। आगे क्या है, आगे बोल रहा कि यह क्रिया किण्वन कहलाती है। जैसे आपने सुना होगा कि किण्वन की क्रिया, तो इसमें क्या होता है, ईस्ट जो है, ईस्ट के अंदर पायरुवेट जो है बिना ऑक्सीजन की अवेलेबल में क्या करता है, एथिल अल्कोहल या फिर एथेनॉल को बनाता है, साथ में कार्बन डाइऑक्साइड भी बाहर निकलती है। इस पूरी क्रिया को किण्वन क्रिया कहते हैं। तो याद रखिएगा, ये आपके लिए इंपॉर्टेंट है। और ये कहाँ होती है, ये हमारा ईस्ट में होता है, ये आपके लिए इंपॉर्टेंट है। तो आप इन सारे पॉइंट्स को याद रखिए। अगला क्या बोला, ऑक्सीजन के अभाव में क्या, ये पॉइंट आपको क्या लिखा है कि ऑक्सीजन के अभाव में, जैसा कि आपको यहाँ पे दिख रहा था कि यहाँ पे ऑक्सीजन प्रेजेंट नहीं है, तो ऑक्सीजन के अभाव में हमारी जो पेशियों में पायरुवेट से क्या होता है, लैक्टिक एसिड का निर्माण होता है। क्वेश्चंस कैसे बनेंगे आपको समझ में आ रहे होंगे। हमारी पेशी कोशिकाओं में अधिक मात्रा में क्या हो जाएगा, लैक्टिक एसिड के संचय मतलब स्टोर होने से हमें क्या होने लगता है, दर्द। बहुत ज्यादा चलने या दौड़ने के बाद हमारी मांसपेशियों में इसी कारण क्रैम्प या फिर तकलीफ या फिर कह सकते हैं दर्द आना स्टार्ट हो जाता है। तीसरा जो पॉइंट है कि ऑक्सीजन की उपस्थिति में पायरुवेट का पूर्ण ऑक्सीकरण कहाँ होता है, वो होता है हमारे माइटोकांड्रिया के अंदर। क्या बोला, ऑक्सीजन की उपस्थिति में पायरुवेट का पूर्ण ऑक्सीकरण यहाँ पे रहेगा माइटोकांड्रिया में होता है एवं कार्बन डाइऑक्साइड तथा जल का निर्माण होता है। क्योंकि यह क्रिया ऑक्सीजन की उपस्थिति में हुई तो इसे हम क्या कहेंगे, इसे हम वायवीय श्वसन या फिर कहते हैं ऑक्सी श्वसन कहते हैं। और जो ऊपर दो हुए उनको हम लोग बोलेंगे अनऑक्सी श्वसन। तो ये दोनों जो टॉपिक थे ये दोनों एक दूसरे से रिलेट थे, इसीलिए आपको मैंने दोनों को समझा दिया एक एक करके। अब आगे जो है वो बोला कि मानव के श्वसन तंत्र, क्या बोला, मानव श्वसन तंत्र। इसमें क्या लिखा है, मानव के श्वसन तंत्र में उन सभी अंगों को सम्मिलित किया जाता है। क्या, सभी अंगों को सम्मिलित किया जाता है जो गैसों के विनिमय में योगदान करे। गैसों का विनिमय मतलब ऑक्सीजन का आना और कार्बन डाइऑक्साइड का बाहर जाना, मतलब गैसों का आवागमन मतलब आना और जाना। तो बोल रहा कि मानव में श्वसन में फेफड़ों द्वारा होता है, मतलब मानव में जो श्वसन होता है वो कहाँ होता है, फेफड़ों से। इसीलिए मनुष्यों को श्वसन को यहाँ पे बोला कि फुफ्फुसी श्वसन, ये फेफड़े को ही बोला कि फेफड़ों के द्वारा होता है, इसीलिए इसको हम लोग क्या कहते हैं, फुफ्फुसी श्वसन। और इसके दो पार्ट हैं, पहला आपका श्वसन मार्ग और दूसरा फेफड़े। श्वसन मार्ग का मतलब जैसे आपको सबसे पहले कहाँ जाती है ऑक्सीजन, नाक, और दूसरा मुख के द्वारा आपके ये ग्रहणी में एंटर करती है। और ग्रहणी ऐसी जगह होती है जहां पे भोजन और श्वास नली दोनों होती है, तो आपको वो चीजें मैंने आपको पहले ही बता दी। इसके बाद ये ग्रहणी हमारी आगे से आगे बढ़ती हुई कहाँ जाएगी, इसके बाद ये हमारा ग्रसनी, और ग्रसनी के बाद ये हमारे कंठ में जाता है। इसके बाद ये श्वास नली, वो कैसे जाता है, वो मार्ग क्या है, उस चीज को मैं अभी आपको समझा रहा। तो ये आपको श्वसन मार्ग याद रखना है, दूसरा फेफड़े। तो आइए अब इस चीज को हम समझते हैं कि किस तरीके से मानव के अंदर श्वसन होता है। तो क्या बोला, मानव श्वसन द्वार, बोला मानव श्वसन तंत्र के अंदर क्या होता है, यहाँ पे नासा द्वार होता है। नासा द्वार मतलब ये जो बाहर में दो आपको छिद्र दिख रहे हैं ये आपके नासा द्वार है। और इसके अंदर ये जो आपको क्या हो रहा है, बैरियर सा दिख रहा होगा नाक के अंदर, आपको पता होगा, उसको हम लोग कहते हैं नासापट। अब ये क्या करता है, हमारे अंदर नाक को दो पार्ट में डिवाइड करता है। और इसके बाद जो अंदर जब जाते हैं, मतलब नाक के अंदर यहाँ छिद्र के अंदर का जो पार्ट है जो रास्ते की तरह बना हुआ है उसको हम लोग बोलेंगे नासापथ। इसके बाद हमारे जाते हैं ग्रसनी में। इसके बाद जो होता है वो होता है आपका कंठ, और फिर क्या होती है श्वास नली, श्वसनी, फेफड़ा। तो एक तरीके से आप ये कह सकते हो कि ये आपका श्वसन मार्ग हो गया। लेकिन फिर भी अभी इस चीज को हम फिर से समझाते हैं। आइए इस चीज को हम लोग यहाँ पे फिगर के माध्यम से क्या करते हैं, देखते हैं।
आपको फिगर समझ में आ रहा होगा। वहां पे क्या है, यहाँ पे कुछ चीजें आपको लिखी गई हैं, जैसे यहाँ पे नासा द्वार, यहाँ पे मुख गुहा, ग्रसनी, कंठ, इसके बाद श्वास नली, इसको बोलते हैं उपास्थित वलय, उसको मैं समझाता हूँ। इसके बाद क्या है, फुफ्फुस, पसलियां, डायफ्राम, ये सारी चीजें हैं। बट आप उसको छोड़िए, पहले आप यहाँ पे इस चीज को देखिए। जैसे कि आपको यहाँ पे क्या दिख रहा होगा, थोड़ा फिगर आप लोग और अच्छे से बना सकते हैं। जिस प्रकार से बनाया हम यहाँ पे बना के आपको समझाने की कोशिश करते हैं। क्या है, सबसे पहले हम लोग वायुमंडल से क्या करते हैं, ऑक्सीजन को लेते हैं, तो वो हमारे बॉडी के अंदर नाक और मुख के द्वारा जाता है। तो मतलब श्वसन जो है या फिर ऑक्सीजन जो है हमारी बॉडी के अंदर दो रास्ते से प्रवेश करते हैं, पहला आपका नाक और दूसरा मुख के द्वारा। इसके बाद ये हमारी नाक से होता हुआ क्या करेगा, हमारी ग्रसनी के अंदर एंटर करेगा। अब मैंने पीछे ही आपको बताया कि ग्रसनी एक ऐसी जगह होती है यहाँ पे भोजन नली और श्वसन नली खुलती हैं। वो प्लेस क्या होती है, वो जगह क्या होती है, वो आपका ग्रसनी होता है। इसके बाद ये जो हमारा सांस है या फिर जो कह सकते हैं जो ऑक्सीजन है, वो क्या होता है, वो हमारे बॉडी के अंदर जाता है और कंठ के माध्यम से वो हमारी बॉडी के आगे चला जाता है। अब जैसे ये कंठ के नीचे जाएगा, आपको यहाँ पे ये सर्कल टाइप की कुछ संरचनाएं दिख रही होंगी। ये होता है सी टाइप के आकार का, मतलब जो सी लेटर होता है उस टाइप का ये बना होता है। तो होता क्या है, ये आपका सी टाइप से बनी हुई जो ये आपको संरचना दिख रही, मैं इस चीज को थोड़ा सा कलर कर दे रहा जिससे आपको ये चीजें क्लियर हो जाए। जैसे यहाँ पे आपको ये जो दिख रहा ऐसे कुछ सी, यहाँ पे भी आपको, तो ये जो चीजें हैं इनको हम बोलते हैं, ये है आपका श्वास नली। इस तो पहला क्या, मुख या नाक, दूसरा ग्रसनी, या फिर आप कह सकते हो इसके पहले जो था वो आपका नासापद, ये आपका ग्रसनी, इसके बाद आपका कंठ, और फिर ये जो श्वास नली है। और श्वास नली किस टाइप का होता है, ये सी आकार का होता है। तो आप इस चीज को याद रखिए। अब आपको एक चीज और यहाँ पे ध्यान देनी है कि ये जो श्वास नली होती है वो कार्टिलेज की बनी होती है, जिसको हम लोग बोलते हैं उपास्थि। उपास्थि का मतलब क्या होता है, ये मांस और हड्डियों के बीच की जो कड़ी होती है, मतलब मांस क्या होती है, बिल्कुल स्ट्रेचेबल होती है, हड्डी बहुत कठोर होती है, तो उनके बीच का जो पार्ट पाया जाए उनको हम लोग बोलते हैं उपास्थि। तो ये आपका किससे बना होता है, उपास्थि से। वही इसको आप लोग क्या बोल सकते हैं, उपास्थि। इससे बना है उपास्थि से। और वही चीज यहाँ पे क्या लिखी थी, उपास्थि वलय। तो ये जो श्वास नली है इसी को बोल रहा था उपास्थि वलय, या फिर कह सकते हैं ये किससे बना होता है, ये आपका उपास्थि से बना होता है। तो आप यहाँ पे बस नोट यहाँ पे याद कर लीजिए ये किस चीज से बना होता है, ये आपका उपास्थि या फिर बोल सकते हैं कार्टिलेज से मिलके बना होता है। तो आप इस चीज को याद रखिएगा। अगला जो है आपका बोल रहा कि इसके बाद ये कहा जाता है, श्वास नली के बाद आपको यहाँ पे कुछ, यहाँ पे क्या दिख रहा, इस तरीके से आपको यहाँ पे कुछ स्ट्रक्चर दिख रहा। इस चीज को हम लोग बोलते हैं, इस चीज को क्या कहते हैं, इस चीज को हम कहते हैं श्वसनी। क्या कहते हैं, श्वसनी। तो आपको यहाँ पे दिख रहा होगा ये आपका श्वसनीय, जो कि हमारे हाथ के पंजे की तरह दिख रहा होगा। तो ये इस चीज को हम कहते हैं श्वसनी। आपको यहाँ पे छोटे छोटे और यहाँ पे लाइनिंग से निकली हुई बाल जैसी संरचना दिख रही, जिनको हम लोग कहते हैं श्वासनिका। तो श्वसनी के बाद आपका आएगा श्वासनिका, और इस पे आपको छोटे छोटे व्हाइट कलर के कुछ सर्कल टाइप के दाने दिख रहे होंगे, इनको हम कहते हैं कूपिका। अब ये कूपिका होती क्या है, कूपिका एक ऐसे अंग होते हैं जो क्या होते हैं, जिनकी मदद से इनके अंदर क्या होता है, इनके अंदर वायु भरी होती है। तो आपको ये चीजें याद रखना है। तो ये कूपिकाएं क्या हुई, कूपिकाओं के अंदर वायु भरा होता है, इसी को हम लोग वायु कोश कहते हैं, जिससे क्या होता है, वायु का आदान प्रदान होता रहता है, या फिर कह सकते हैं गैसों का आदान प्रदान होता रहता है। तो मानव श्वसन का ये फिगर आपको, जिस तरीके से पाचन तंत्र का फिगर आपके लिए इंपॉर्टेंट था, वैसे ही यहाँ पे मानव श्वसन तंत्र का फिगर भी आपको याद रखना है। अब एक चीज और मैं आपको बताना चाहूंगा कि ये जो आपको दो मैंने टॉपिक पढ़ाया जिसमें मैंने फिगर बनाया, मानव का श्वसन और मानव का पाचन, सेम इसी तरीके से मानव का जो हृदय है और इसके अलावा जो आपका उत्सर्जन है, इसके एक एक फिगर
और इनके बारे में पूरी जानकारी आपको क्लियर होनी चाहिए, क्योंकि ये आपके लॉन्ग आंसर में जरूर बनते हैं, जो कि 6 मार्क्स का होता है। तो आपको ये चीजें ध्यान रखनी है। इसके अलावा जब मैं आपको क्वेश्चंस कराऊंगा तो उसके अंदर भी ये सारे चारों टॉपिक्स होंगे। तो यहाँ पे आप जब यहाँ पे कॉन्सेप्ट पढ़ लोगे, तो जब आपको क्वेश्चन आंसर वहां पे कराए जाएंगे, तो आप वहां पे इन क्वेश्चंस को देखोगे और आपको लगेगा कि आपको ये आंसर बिल्कुल क्लियर आ रहा है और आप इसको इजीली तरीके से लिख सकते हो। तो एक बार फिर से समझते हैं। श्वसन जो है, जब हम लोग वायुमंडल से ऑक्सीजन को लेते हैं, वो नाक और मुख के द्वारा हमारे ग्रसनी में एंटर करता है, प्रवेश करता है। और ग्रसनी वो जगह होती है जहां पे भोजन नली और श्वास नली एक साथ मिलती हैं, या फिर कह सकते हैं वहां पे खुली होती हैं। इसके बाद ये ऑक्सीजन हमारे कंठ में जाता है, इसके बाद ये भोजन श्वास नली में जाता है। अब ये श्वास नली जो होता है सी लेटर के तरीके से होता है, जो कि उपास्थि का बना होता है। और उपास्थि जो होता है वो मांस और हड्डियों के बीच की कड़ी होती है। ये उपास्थि हमारे कानों में भी पाई जाती है, जिससे हमारा कान क्या होता है, मुड़ जाता है इजीली से, फिर वो उसी प्रकार का शेप ले लेता है। श्वास नली के बाद ये पंजे जैसी जो संरचना दिख रही, इसको हम लोग बोलते हैं श्वसनी। इसके बाद इसमें छोटे छोटे बालों जैसी संरचना निकली है, जिनको हम बोलते हैं श्वासनिका। इसके अलावा यहाँ पे छोटे छोटे सफेद से जो आपको पॉइंट दिख रहे हैं, वो क्या है, उनको हम लोग बोलते हैं कूपिका, जिनको हम लोग वायु कोश भी कहते हैं, क्योंकि इनके अंदर हवाएं भरी होती हैं, जिससे क्या होता है, गैसों का आदान प्रदान होता है। और ये जो बड़ा सा स्ट्रक्चर दिख रहा वो आपका है फुफ्फुस, तो या फिर बोल सकते हैं ये है आपका फेफड़ा। तो आपको यहाँ पे समझ में आ गया होगा कि ये जो पिछली स्लाइड पे आपको यहाँ पे लिखा था कि इसका जो श्वसन मार्ग है वो किस तरीके से है। तो आपको यहाँ पे इस चीज को आपको सीक्वेंस में याद होना चाहिए, मतलब एक तरीके से पहले नाक, मुख, फिर ग्रसनी, फिर कंठ, श्वास नली, श्वसनी, श्वासनिका, ये फुफ्फुस आप ऊपर भी कर सकते हो, कूपिका को नीचे। तो ये आपको इसका फिगर समझ में आ गया होगा। आगे जो आपका है वही सारी चीजें फिर से लिखी गई हैं। क्या, नासाद्वार, मतलब ये जो नाक का आगे का छिद्र है उसके बारे में। मनुष्य में यह एक जोड़ी का मतलब 2 छिद्र पाए जाते हैं। दोनों नासों द्वारों के बीच एक पट होता है। पट का मतलब आप एक तरीके से पहले पट को क्या बोलते हैं, दरवाजा बोलते हैं। तो सेम इसी तरीके से इनके बीच एक क्या लगा है, बैरियर। तो उसको हम लोग क्या कहेंगे, इस चीज को हम कहते हैं नासिका पट। और बोला कि वायु शरीर में इसी के द्वारा जाती है। अगला क्या है, दूसरा है नासापथ। क्या बोला, प्रत्येक नासाद्वार अपनी ओर एक नासा पथ में खुलता है। जैसे ये होगा, मतलब राइट वाला होगा तो इसके लिए अलग नासापथ, और लेफ्ट वाला होगा तो उसके लिए अलग से नासापथ होता है। तो वो चीजें आपको यहाँ पे याद रखनी है कि प्रत्येक नासाद्वार के लिए अलग अलग पथ होते हैं। तो ये चीजें यहाँ पे लिखी गई हैं। क्या बोला, नासापथ का अगला भाग नसावेश्म होता है। नसावेश्म का मतलब आप ये चीजें क्या बोले, नसावेश्म। नसावेश्म क्या होता है, जिस प्रकार से मैंने आपको श्लेष्म में बताया चिपचिपा सा पदार्थ, सेम उसी तरीके से हमारे नाकों के अंदर चिपचिपा सा पदार्थ होगा, जिसको आप जानते हैं। और यहाँ पे क्या बोल रहा है, एक श्लेष्म झिल्ली तथा रोमों से ढकी रहती है। अब ये श्लेष्म झिल्ली क्या होती है, रोम से, जैसे कि आपको पता होगा कि नाकों के अंदर छोटे छोटे बाल पाए जाते हैं, उसी को बोल रहा है यहाँ पे श्लेष्म झिल्ली तथा रोम से ढके होते हैं। क्यों, क्योंकि अगर वो रोम नहीं होंगे, वो बाल नहीं होंगे, तो क्या होगा, जब हम लोग बाहर कभी जाएंगे तो जो है कि अशुद्ध, जब हम ऑक्सीजन को ग्रहण करेंगे तो उसके साथ क्या होगा, कई सारे धूल कण हमारी नाक के अंदर चले जाएंगे, जो हमारे फेफड़ों में पहुंच सकते हैं। तो वही चीज यहाँ पे लिखा गया है, नसावेश्म श्लेष्म झिल्ली तथा रोमों से ढकी रहते हैं। श्लेष्म झिल्ली श्लेष्म का श्रावण करते हैं। श्लेष्म मतलब आप समझ रहे होगे, चिपचिपा सा पदार्थ। वायु में मिश्रित धूल के कण, जीवाणु या अन्य हानिकारक कण श्लेष्मा से चिपक व रोम में अटक कर इसी पथ के आगे रह जाते हैं, और इसे स्वच्छ निष्पादित वायु फुफ्फुस तक पहुंच जाते हैं। मतलब जो साफ होगा, एज ए छन्नी आप जानते होंगे, उसी का ये काम करती है। तो जो चीजें मैंने समझाया वही लिखा गया है। अगला बोल रहा कंठ। अब एक चीज यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट आपको यहाँ दिख रही होगी, कंठ को हम क्या कहते हैं, स्वर यंत्र। ये आपको इंपॉर्टेंट है, ये क्या हो सकता है, आपके एमसीक्यू में पूछ सकता है। तो आपको याद रखना है कि स्वर यंत्र किसे कहते हैं। तो क्या होता है, कंठ को हम लोग स्वर यंत्र के नाम से जानते हैं। तो आपको ये चीजें याद रखनी है। आगे क्या बोल रहा, अगला है आपका श्वास नली।
तो श्वास नली क्या होता है? यह एक पतली लंबी नालिका होती है। यह कंठ से प्रारंभ होकर गर्दन तक होती है। वक्ष गुहा किसे कह रहा है? ये जो दोनों आपके साइड में ऐसे दिख रहे होंगे यहाँ पे, उसी को वक्ष गुहा बोलता है। कि क्या बोला? ये गर्दन से होती वक्ष गुहा तक स्थित होती है। श्वास नली की जो दीवारें होती हैं वो उपास्थि के बने आकृति के छल्ले होते हैं। यहाँ पे मैंने आपको क्या बताया कि जो श्वास नली होती है वो किस टाइप की आपकी होती है। तो यहाँ पे 1 मिनट रुक जाइए। हाँ, ये श्वास नली आपका सी टाइप का, तो यहाँ पे वही चीजें, यहाँ पे सी इस तरीके से कुछ लिख दिया गया है कि छल्ले जैसे होती हैं जो पृष्ठ व तल से अपूर्ण होती हैं। ये श्वास नली को चिपकने से रोकते हैं ताकि इसमें वायु स्वतंत्रता पूर्वक आ जा सकते हैं। ये जो छल्ले होते हैं ये क्या होती हैं? थोड़ा अगर बाय द वे कभी धूल के कड़े ऐसे सारी चीजें हो चली भी जाए तो वो क्या करे? उसको रोक सके और ये इजिली हवाओं को अंदर जा सके, मतलब पहुंचाने का काम करते हैं। अगला फिर यहाँ पे कंठनी और वक्ष गुहा में 2 भागों में बटे, जिसमें दाई और बाई श्वसनी होती है। ये आपका श्वसनी यहाँ पे रहेगा, श्वसनी। तो क्या बोला? श्वास नली वक्ष गुहा में 2 भागों में बढ़ जाती है, जैसा कि आपको यहाँ पे दिख रहा होगा। और फिर क्या होता है? ये आपका श्वसनी में कन्वर्ट हो जाता है। जो श्वसनी मैंने अभी बताया कि जो यहाँ पे आपको क्या कर रहा, हाथ के पंजे जैसी जो संरचना है वही आपका श्वसनी है। तो वही चीज यहाँ पे आपका लिखा गया है कि श्वास नली वक्ष गुहा में 2 भागों में बढ़ जाती है, जिनके क्रमशः दाई व बाई श्वसनी कहते हैं। प्रत्येक श्वसनी अपने और फेफड़ों में प्रवेश करती है। ये चीजें आपको फिगर से समझ में आ रही होगी। अब आगे क्या है? आगे अब आपको एक चीज और वहां पे याद रखना है, कूपिकाएं क्या होती हैं? कूपिकाएं को हम लोग वायु कोश कहते हैं, जिसके अंदर हवाएं भरी होती हैं जो कि गैसों की या फिर वायु का आदान प्रदान करवाती है। अब एक चीज और आपको यहाँ पे याद रखना है, श्वसन चक्र एवं श्वसन दर क्या होता है? श्वसन चक्र का मतलब जब हम लोग वायुमंडल से क्या करें? ऑक्सीजन को ले और कार्बन डाइऑक्साइड को क्या करें? बाहर निकाल दे, तो इस चीज को हम कहते हैं श्वसन चक्र। और 1 मिनट में हम जितनी बार भी ऑक्सीजन को लेते हैं उसे हम कहते हैं श्वसन दर, या फिर कह सकते हैं रिस्पिरेशन रेट। तो वही चीजें यहाँ पे लिखी गई है कि श्वसन चक्र में वायु को ग्रहण करने तथा फेफड़ों से ग्रहण करने मतलब ऑक्सीजन को, और फेफड़ों से वायु को बाहर निकालने, दोनों की क्रियाएं होती हैं। 1 मिनट में जितनी बार वायु यहाँ पे रहेगा, वायु का निश्वसन, यहाँ पे निश्वसन होता है। निश्वसन का मतलब अंदर जाता है, उसे हम लोग श्वसन दर कहते हैं। यह बच्चों में क्या होगा? ज्यादा बार होगा, और क्या होगा? जो बड़े होंगे मतलब एडल्ट, उनमें ये कम होता है। जब हम लोग कोई भी एक्सरसाइज या रनिंग या ऐसी सारी चीजें करते हैं तो श्वसन दर जो होती है वो ज्यादा हो जाती है। और जब हम इसको विराम अवस्था में करते हैं, यहाँ पे आपका होगा विराम अवस्था, मतलब जब हम लोग रेस्ट के पोजीशन में होंगे तब ये हो गया आपका विराम अवस्था। तो जब आप विराम अवस्था में रहोगे तो ये 1 मिनट में 12 से 15 बार ये चीजें होती हैं। तो ये चीजें आपको याद रखनी है। आगे क्या बोल रहा? आगे आपका लास्ट है फेफड़ा, और फेफड़े के बाद श्वासोच्छ्वास और उसका श्वसन और श्वासोच्छ्वास में अंतर। बस ये टॉपिक आपका खत्म हो जाएगा, मतलब पोषण, पाचन और फिर आपका श्वसन, जिससे क्या होगा? आपके 2 टॉपिक्स और बचेंगे, परिवहन और उत्सर्जन, जिसके बाद ये चैप्टर आपका समाप्त हो जाएगा। तो आइए थोड़ा सा यहाँ पे हम लोग फेफड़ों के बारे में देख लेते हैं क्या लिखा गया। बोला कि वक्ष गुहा में 2 फेफड़े होते हैं, जिन्हें क्रमशः दायां व बायां फेफड़ा कहते हैं। फेफड़ों में श्वसनी प्रवेश करने के बाद यह पतली पतली शाखाओं में क्या हुआ? बढ़ जाता है, जिसको मैंने अभी आपको दिखाया। इन शाखाओं को श्वसनिकाएं कहते हैं। प्रत्येक श्वसनिका से श्वसन श्वसनिकाएं नामक पतली क्या होती है? शाखाएं निकली होती हैं, जैसा कि आपने अभी स्ट्रक्चर में देखा। बोला श्वसन श्वसनिकाएं और पतली शाखाओं में भी विभक्त हो जाती हैं, छोटी छोटी, जिन्हें हम क्या कहते हैं? कूपिका। अब एक कूपिका क्या होती है? बोला कि अतः प्रत्येक कूपिका वाहिनी में एक थैलीनुमा, यहाँ पे ल रहेगा, थैलीनुमा रचना में खुलती हैं, जिसे वायु कोश कूपिका कहते हैं। वो जो बिल्कुल छोटा सा ये जो दाना है, ये यहाँ पे थैलीनुमा संरचना के फॉर्म में होता है, जिसमें क्या होता है? गैसों का आदान प्रदान। आगे बोला कूपिकाओं के चारों ओर
रुधिर कोशिकाओं से घिरा होता है, घना होता है। तो यहाँ पे आपको ये चीजें फेफड़ों के बारे में भी समझ में आ गई। अब आगे क्या है, श्वासोच्छ्वास क्या होता है। पहली चीज, श्वासोच्छ्वास होता क्या है। वायुमंडल को शुद्ध वायु का फेफड़ों में पहुंचना एवं फेफड़ों में पहुंचना मतलब ऑक्सीजन का हमारे अंदर पहुंचना और हमारी बॉडी से कार्बन डाइऑक्साइड का बाहर निकलना ही क्या कहलाता है, श्वासोच्छ्वास कहलाता है। यहाँ पे आपका श्वासोच्छ्वास रहेगा, श्वास। ये चीजें आपको यहाँ पे याद रखनी है। आगे क्या बोला, इस क्रिया में बाहरी वायुमंडल एवं फेफड़ों के बीच क्या होता है, गैसों का आदान प्रदान होता है। इसके अंदर आप एक चीज याद रखिए, श्वसन के अंदर क्या हो रहा था, वो जैव रासायनिक अभिक्रिया थी जिसके अंदर से ऊर्जा निर्मुक्त होती थी, कार्बन डाइऑक्साइड बनता था, इसके अलावा जल बनता था। लेकिन यहाँ श्वासोच्छ्वास में बस सिंपल सा है कि ऑक्सीजन का हमारी बॉडी में एंटर करना, कार्बन डाइऑक्साइड का हमारी बॉडी से बाहर जाना, ये जो क्रिया है इसी को हम क्या कहते हैं, श्वासोच्छ्वास। तो वही यहाँ पे कुछ डिफरेंस लिखे गए हैं, इस चीज को आप लोग यहाँ पे देख लीजिए। क्या बोला, श्वासोच्छ्वास क्या है, पहले श्वासोच्छ्वास को देख लेते हैं। यह क्रिया कोशिकाओं के बाहर होती है। ऑक्सीजन क्या होता है, हमारी बॉडी के अंदर जाता है, बॉडी के अंदर कोशिकाओं के अंदर जाता है, कोशिकाओं के अंदर वो माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर जाता है। लेकिन श्वासोच्छ्वास से हमें इन सब चीजों से नहीं मतलब है, उसमें केवल ऑक्सीजन को अंदर आना और कार्बन डाइऑक्साइड का बाहर जाना होता है। तो ये कोशिकाओं के बाहर ही होते हैं, जबकि ये क्या होते हैं, श्वसन, ये कोशिका द्रव्य तथा यहाँ पे क्या होगा, माइटोकॉन्ड्रिया में होती हैं। तो ये चीजें आपको याद रखनी है। अगला, यह केवल एक प्रकार की भौतिक क्रिया है, इसमें ऑक्सीजन युक्त स्वच्छ वायु ली जाती है और कार्बन डाइऑक्साइड बाहर निकाली जाती है। जबकि ये एक प्रकार की रासायनिक जैव क्रिया है जिसमें क्या होता है, ग्लूकोज, हमारा ग्लूकोज का ऑक्सीकरण होता है जिसमें कार्बन डाइऑक्साइड, गैस, उसके अलावा ऊर्जा और जल बनता है। जबकि यहाँ इसमें ऐसा कुछ नहीं होता है, बस ऑक्सीजन का आना, कार्बन डाइऑक्साइड का बाहर जाना। आगे क्या बोला, इस क्रिया में एंजाइमों की आवश्यकता नहीं होती है। श्वासोच्छ्वास का मतलब बस आना जाना, जबकि यहाँ पे क्या होता है, एंजाइम की हमें जरूरत होती है जिससे वो क्या हो, टूट सके। अगला क्या है, इसमें ऊर्जा उत्पन्न नहीं होती है, इसमें ऊर्जा हमारी उत्पन्न होती है। तो आप इस चीज को याद रखिएगा, ये भी आपके एग्जाम में आता है कि हमें बताइए कि श्वासोच्छ्वास तथा श्वसन में क्या अंतर होता है। तो ये चीजें आपको यहाँ पे समझ में आ गई होंगी। अब आगे एक और चीज आपको मैं समझाना चाहता हूँ कि जब हम लोग सांस लेते हैं, मतलब श्वसन क्या हो, जब हमारे अंदर हो, मतलब जब ऑक्सीजन क्या हो, हमारे अंदर जाती है, O2 जब अंदर जाए और यहाँ पे जब CO2 क्या होती है, बाहर जाती है, तो होता क्या है, आपको पता है कि इस वायुमंडल में नाइट्रोजन है, ऑक्सीजन है, कार्बन डाइऑक्साइड है, इसके अलावा आपका अन्य गैसेस हैं। तो ये क्या है, 78%। जब हम ऑक्सीजन लेते हैं तो ये 78% होता है, जब ये कार्बन डाइऑक्साइड बाहर जाती है हमारी बॉडी से तो ये भी कितना होगा, 78। जब ऑक्सीजन हमारा 21% होता है, जब ये हमारी बॉडी में जाता है, और जब ये बाहर निकलता है तो वो आपका रह जाता है 17%, मतलब 17%। 4% हमारी बॉडी के अंदर क्या हुआ, एब्जॉर्ब हो गया। अगला ये क्या होता है, 0.03%। और जब ये बाहर जाती है, मतलब कार्बन डाइऑक्साइड, तो इसमें जो 4 क्या हुआ, यहाँ पे 4 की कमी हुई तो ये यहाँ पे 4 की वृद्धि हो जाती है, तो 4.03% बाहर जाती है कार्बन डाइऑक्साइड। अगला ये 0.06% जो होता है, ये अन्य गैसेस, ये सेम का सेम ऐसे ही बाहर चली जाती है। तो ये चीजें आपको याद रखनी है। पूछ सकता है कि जब ऑक्सीजन 21% आता है तो बाहर कितना जाता है ऑक्सीजन, तो 17%, और यहाँ पे सेम कार्बन डाइऑक्साइड के साथ। तो यहाँ पे आपने क्या देख लिया, आपको मैंने कौन कौन से टॉपिक यहाँ पे करा दिए, जैसे कि ये आपका था पोषण, पाचन, श्वसन। तो मैंने यहाँ पे 3 टॉपिक आपको कंप्लीट करा दिए। एक बार आप इसको बहुत अच्छे से सारे फिगर्स को बना के देख लीजिएगा, जिससे क्या हो, ये आपको सारी चीजें क्लियर हो गई। बाकी बचे हुए जो परिवहन और उत्सर्जन का पार्ट है, ये मैं आपको अगली वीडियो में दे दूंगा। तब तक के लिए आप सभी का धन्यवाद। अगर आपको ये वीडियो पसंद आती है तो आप इसे अपने दोस्तों तक शेयर कीजिए और इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए,
जिससे हमें मोटिवेशन मिले आपके लिए और आगे की वीडियो बनाने के लिए। धन्यवाद।